ये कहानी शुरू होती है जब हमारा एमसी 3 दिन बाद जागता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि वो उस नॉवेल में जागा है जो उसने लिखी थी। ये एक अजीब घटना है जिसे ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। ऐसी चीज जो सिर्फ वेबटून की दुनिया में होती है। लेकिन उसे जबरदस्त शौक लगा कि ये उसके साथ हुआ है, वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। वो अपनी शक्ल और उसके साथ साथ अपनी चबी बेली चेक करना शुरू करता है, लेकिन उसे अभी भी इसकी आदत नहीं हो पा रही है। चाहे वो कितनी बार भी अपनी आंखें साफ करने की कोशिश करे, उसके सामने वाला टेक्स्ट एकदम क्लियर लग रहा था, जो कंफर्म करता है कि वो सच में इस नॉवल की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। और इतनी सारी चीजों में से वो एक बदनसीब साइड कैरेक्टर में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसे 9 साल बाद उसका अपना भाई ही मार देगा। हम पहले दिन पर वापस जाते हैं जब वो जागा था। वो जल्दी से उठता है, अपने काम की चिंता करते हुए, और पूछता है, क्या टाइम हो रहा है? उसके बगल में खड़ी उसकी मेड अचानक से घबराहट में माफी मांगना शुरू कर देती है। वो अपना सर जमीन पर रगड़ती है, माफी मांगती है, खुद को बहुत बड़ा पापी बुलाती है। लेकिन उसे देखकर हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वो कौन है। हाँ, मगर वो नोट करता है कि वो कोरियन नहीं लग रही, पर पूरी तरह से वेस्टर्नर भी नहीं लगती। वो हिचकिचाते हुए उससे पूछता है, वो कहाँ है? वो अपना सर जमीन पर दे मारती है और उसे टाइम पर नहीं उठा पाने की माफी मांगती है। उसे नहीं पता था कि वो आज जल्दी उठने वाला है। वो अपनी जान बख्श देने को कहती है और गलती के लिए खुद को ब्लेम करती है। हमारा लड़का उसके एक्शंस पर शॉक्ड और कंफ्यूज रह जाता है। वो परेशान होकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जबकि वो आने वाले घरेलू हिंसा से डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बेग करती है कि उसे मारे नहीं। फिर वो सिर्फ एमसी के बिस्तर से उठने पर ही बेहोश हो जाती है, शायद उसकी हकीरी की वजह से। ये सब उसके पहले दिन हुआ था, जिसने उसे पूरी तरह से शॉक कर दिया था। अब दूसरे दिन कैरेक्टर इन्फो पैनल में वो नोट करता है कि उसका नाम रोजन मेडन है, ना कि शॉन मिनसैंग। उस दिन वो एक लड़के से भी मिला जिसका नाम हैम्पटन है, और वो उसकी डेली लॉग रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आया लगता है। रॉसन सोचता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हैम्पटन जल्दी करता है और माफी मांगता है, कहता है कि वो जल्दी से कर लेगा। वो हैम्पटन को लिखते हुए देखता है और उसे याद आता है कि ये क्या है। अपेरेंटली जो मशहूर क्लैंस के उत्तराधिकारी होते हैं, उनकी डेली लाइफ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, और उनकी डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग इंसान होता है। ये नॉर्मल लाइफ तब तक चलती है जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते और पिलग्रिमेज शुरू नहीं करते। हैम्पटन घबरा जाता है जब रॉसन उसके इतना करीब खड़ा होता है। घबराहट में वो इंक नोटबुक पर गिरा देता है और माफी मांगता है, कहता है कि वो उसे तुरंत साफ कर देगा। अचानक रॉसन ने किक मारने के लिए चार्ज करता है, क्योंकि उसका शरीर खुद ब खुद हिलना शुरू कर देता है जब वो उस डार्क स्किन लड़के को देखता है। लेकिन खैर वो सीधा उसके चेहरे पर किक मारता है, सोचता है कि उसका शरीर इसके लिए प्रोग्राम्ड लगता है। उसी दिन उसकी यादें फ्लड होना शुरू हो जाती हैं। रोजन मेडन की यादें, जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। 4 साल की उम्र में उसे याद है कि वो नौकर-चाकरों को एक खिलौने की छड़ी से मारता था, और उनमें से एक हमारा हैम्पटन था। 5 साल की उम्र में उसे अपने जन्म के राज पता चले, जिसमें हम उसे अपनी माँ से घृणा करते हुए देखते हैं। रॉसन पैट्रियार्क डिकाथरा और नौकरानी सूसो का बच्चा था। क्योंकि उसके पिता का पुल आउट गेम वीक था, उसका जन्म हुआ। रॉसन अपने पिता से बहुत डरता था, लेकिन सूसो से बिल्कुल नहीं डरता था, क्योंकि वो उसके चेहरे पर थूकता था और उसे गाली देता था। अब इन यादों को याद करने से उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि ये सच में उसकी हैं। और जब वो 7 साल का था, उसमें सच में एक इनक्रेडिबल टैलेंट था घटिया होने का। गिनत नहीं की जा सकती और भी घटनाएं थी जिन्हें बताने में उसे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन 7 साल की उम्र में वो दंड होने के बाद असली बड़ी घटना तब हुई जब वो 8.5 साल का था। हम उसे एक छोटी लड़की को मारते हुए और उसे अपना पंचिंग बैग बनाते हुए देखते हैं। रॉसन, जो कि एक एज लॉर्ड और इक्वालिटी का इंसान था, उसने रोजालिन को मारा, एक 8 साल की लड़की और एक मशहूर मार्शल क्लैन की इकलौती बेटी। इसकी वजह से उसके पिता को उस दिन प्रोटेक्शन न पहनने का गहरा अफसोस हुआ, क्योंकि उन्हें ग्रैंड स्पैठिया के सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी। और इस तरह रोशन के 9 साल के होने से पहले उसे सेमी एग्जाइल करके अकेले मेपल एनेक्स में भेज दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले उसने चॉकलेट्स न मिलने पर किसी को मारा था। रॉसन वो कैरेक्टर था जो नॉवल में आया था, जिसे उसने लिखा था जब वो रियल वर्ल्ड में चोंगमिन था, और उसने उसे जानबूझकर एक गधे जैसा लिखा था। लेकिन उसने कभी भी इस साइड कैरेक्टर के लिए इतनी डिटेल्ड बैक स्टोरी और सेटिंग नहीं लिखी थी। ये दुनिया पूरी तरह से ऑथर चोंगमिन द्वारा लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये एक अलिखी दुनिया है। इसलिए यहाँ ऐसी घटनाएं हैं जो इस दुनिया में नेचुरल तरीके से हुई हैं, और अब उसने अपनी ज्यादातर यादें इकट्ठी कर ली हैं, भले ही वो सब बेकार हैं। तीसरे दिन उसके पास ट्रांसमाइग्रेट होने को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हालांकि वो इस तरह से शॉक में नहीं रह सकता।
रोशन नॉवल सेट द रेनाउंस वोर्ड का एस साइड कैरेक्टर था। क्लैंजो चोंग मिन ने लिखा था, लेकिन उसने कभी भी उसके चेहरे या उसकी एबिलिटीज जैसी चीजें नहीं लिखी थी, क्योंकि वो बस एक साइड कैरेक्टर था जो कभी कभार ही दिखाई देता था। चूंकि उसके पास उसके लिए कोई प्लान नहीं था, उसने सिर्फ उसकी मैजिक कॉम्बैट टैलेंट डिसाइड की थी। वो जस्ट इन केस थी, लेकिन उसने उसे कभी यूज नहीं किया, और इसलिए वो एबिलिटी रीडर्स के लिए नामौजूद ही हो गई। और आखिर में उसे 17 साल की उम्र में मार दिया गया। ये याद आते ही वो डर से कांप उठता है, लेकिन वो अपने विचारों को एकजुट करता है। अभी सबसे पहले सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है। रोजन अभी 9 साल का है और उसके पास मरने से पहले 8 साल हैं, जिसका मतलब है कि उसके पास भविष्य बदलने के लिए 8 साल हैं। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद अगर वो 8 सालों में भविष्य बदलने के लिए काफ़ी मेहनत भी करता है, तो उसे मेन कैरेक्टर का सामना करना पड़ेगा। इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट काइसन और सेड मेडन वो क्लैन है जिससे काइसन को लड़ना ही है। मेडन का पेट्रियार्क डिकाटरा ने बहुत पहले स्वर्ड क्लैन के पहले बेटे को मार दिया था। हालांकि अभी ये कॉम्प्लिकेटेड और राज है, लेकिन पूरे नॉवल में सच्चाई सामने आती जाती है और टेंशन एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। और आखिर में दोनों क्लैंस के बीच जंग भी होती है, जिसे वॉर ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिक के नाम से जाना गया। नॉवल के टाइटल की वजह से स्वॉर्ड क्लैन आखिर में जीता है और मेडन क्लैन लगभग खत्म हो जाता है। जब रोजन खिड़की से बाहर देख रहा होता है, टेक्स्ट बार बार ब्लिंक होता है और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। चोंग मिन इस दुनिया का क्रिएटर है। शायद ये कमजोर दुनिया हो जिसे फुल टाइम कंपनी में काम करते हुए साइड में लिखा गया था, लेकिन इसके बावजूद वो क्रिएटर है। और प्रोटैगनिस्ट के सारे एनकाउंटर्स और लकी स्ट्रोक्स उसी ने बनाए थे। और उसे भविष्य भी पता है, तो जब तक वो ठीक से करता रहेगा, ये उसकी ओरिजिनल लाइफ जैसा हो सकता है। शायद वो उसे और बेहतर भी बना सकता है जो उसके पास पहले थी, क्योंकि इस सूट के बाथरूम उस स्टूडियो अपार्टमेंट से ज़्यादा बड़ा है जिसमें वो पहले रहता था, जो उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि अमीर क्लैन के सबसे छोटे बेटे की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना बुरा नहीं है। और क्योंकि मैजिक कॉम्बैट पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, रोजन खुद अपनी पावर की हद नहीं जानता। लेकिन उसे उम्मीद है कि मैजिक कॉम्बैट के मामले में वो कम से कम जीनियसेस की कैटेगरी में है, क्योंकि उसमें मेडन फैमिली का खून है, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े क्लैंस में से एक है। उसे एहसास होता है कि उसके मुंह में चांदी का चम्मच है, और वो इस बात को पॉजिटिवली सोचने लगता है। इस बात के अलावा कि वो एक दाग है और 17 साल की उम्र में उसका सर कट जाएगा, लेकिन वो कोरिया में शोंगमिन से बहुत बेहतर जिंदगी जी सकता है। यही वो सोचता है, क्योंकि 8 साल एक लंबा वक्त होता है। अचानक उसे एक विंडो से ग्रीट किया जाता है। वो टेक्स्ट जो उसने ट्रांसमाइग्रेट होने पर पहली बार देखा था। ये दिखाता है कि कैरेक्टर रोजन मेडन की विल एक्टिवेट हो गई है और डिवाइन आई भी एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर वो शॉक में रह जाता है, क्योंकि यह एबिलिटी उस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट सेड ऑफ द रिनोन क्लैन के पास थी, जो उसे सवाल करने पर मजबूर करता है कि उसे वो एबिलिटी क्यों मिली। रोजन को एहसास होता है कि जो शब्द वो देख रहा था, वो उस एबिलिटी का असर थे। हालांकि ये उसे और ज्यादा क्यूरियस करता है कि उसके पास वो एबिलिटी क्यों है, जबकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है। लेकिन वो जल्दी से इस विचार को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने लॉजिक को उसी पल फेंक दिया था जब वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। सेड ऑफ द रेनोन क्लैन एक मंचकिन नॉवल है, जिसमें मेन कैरेक्टर इतना ओवरपावर्ड है कि वो पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सिर्फ कॉन्टिनेंट ही नहीं, वो मंचकिन मेन कैरेक्टर नहीं होता अगर वो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन असली मसला यह है कि उसकी पावर मेड इन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होने वाली है। रोजन फिर एक सामने एक रिंग बनते हुए देखता है, लेकिन एक्चुअली वो उसे अपनी आंखों से नहीं देख रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे डिवाइन आए उसके शरीर की जांच कर रहा है। लेकिन उसे एक रिंग से वो हैरान होता है कि क्या ये शायद फर्स्ट सर्कल है। एक सर्कल एक मैनर रिंग होती है जो दिल के चारों तरफ बनती है। ये मैजिक यूज करने का एक जरूरी हिस्सा है, जो बैटरी की तरह काम करता है। और शॉन्ग सनमैन द्वारा लिखी गई दुनिया की सेटिंग में फर्स्ट सर्कल के लिए भी बहुत पढ़ाई और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक हाईली एकेडमिक फील्ड जिसमें बहुत धैर्य और पैसा लगता है। और इस सब की वजह से रोजन नहीं सोचता कि उसने इतनी मुश्किल से ट्रेनिंग की होगी या उसमें इस तरह की चीजों को पढ़ने का धैर्य होगा, और ना ही उसे ऐसा करने की कोई याद है। वो सोचता है कि क्या ये अपने आप ही बन गया। लेकिन अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है, और रोजन को याद आता है कि इस वक्त हारा को होना चाहिए। वो पूछती है कि क्या वो एक पल के लिए अंदर आ सकती हैं, और रोजन उसे इजाजत दे देता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती हैं, हम उसे अपना हाथ जमीन पर रखते हुए देखते हैं, जो रोजन को हैरान कर देता है। हम देखते हैं कि हारा एक्चुअली रोजन के सामने घुटने टेक कर बैठी है। रोजन को उस वक्त का एक और पल याद आता है, जब उसने उसे कहा था कि उसे आंख मिलाते वक्त घुटने टेक कर बैठो। ये याद आते ही रोजन इन घटिया नियमों पर घृणा और शर्मिंदगी से कांप उठता है। अचानक रोजन को कुछ दिखाई देता है और वो शॉक में रह जाता है।
डिवाइन आई उसे दिखाता है कि हारा का मेन एट्रीब्यूट असासिन है, जो रोजन को सवाल करने पर मजबूर करता है कि एक यंग लड़की का मेन एट्रीब्यूट असासिनेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे ऐसे कुछ कहने की याद नहीं है। लेकिन रोजन भूल गया था कि इस नॉवल में क्रेजी वर्ल्ड है, जहां पावर और वायलेंस फैली हुई थी, बिल्कुल एक जंगली जंगल की तरह, जिसकी वजह से उसे एहसास हुआ कि किसी ने जानबूझकर उसके बगल में असैसिन को रखा था। और ये बात कि उन्होंने सबसे घटिया इंसान के बगल में एक यंग फीमेल असैसिन को रखा, वो ज़रूर वो लोग होंगे जो उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और इस क्रेजी वर्ल्ड में सिल्वर स्पून होने के बावजूद अगर वो मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और एक नकली मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है। हालांकि वो अपना संयम नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि हारा उसे मौका मिलते ही मार सकती है। अपनी यादों से वो सोचता है कि क्या हारा उस वक्त से एक्टिंग कर रही थी जब वो रोई थी और डरी हुई लग रही थी, जो कि बहुत संभव है। इस सब के साथ वो मान लेता है कि उसकी अब की घबराहट एक नकली नाटक है, जो उसकी डिवाइन आई भी बता रही है। वो अपना गला साफ करता है और उसे आवाज देता है, उसे उठने के लिए कहता है और उसे कुछ वर्डन चॉकलेट्स लाने को कहता है, जिस पर वो पहले सवाल करती है, जबकि असल में रोशन चाहता है कि वो बाहर चली जाए ताकि वो अपने विचार इकट्ठा कर सके। वो उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वो उस पर सवाल उठा रही है, और वो जल्दी से भाग जाती है, कहती है कि वो तुरंत वो सब ला देगी। फिर हम उसे उसके रूम के ठीक बाहर खड़े देखते हैं, क्योंकि उसे रोशन से कुछ महसूस हुआ जिसे वो ठीक से शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। उसके बारे में कुछ अजीब सा, अलग सा था पहले से। ये कुछ दिन पहले से ऐसा था जैसे रोशन के आसपास का एटमॉस्फेयर बदल गया था। हालांकि वो ये नहीं बता सकती कि क्या बदला है, लेकिन वो श्योर है कि उसमें कुछ तो बदला है। हम हेरा को हवा में तैरते हुए देखते हैं और नोट करती है कि भले ही ये बदलाव समय से पहले हुआ है, उसे शायद उन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। इस बीच रूम के अंदर रोशन कुछ बातों पर विचार करने का फैसला करता है। रोशन मेडन, अब वो को मेपल एनेक्स में एग्जाइल कर दिया गया है। लगता है उसे पूरी तरह से अपने पिता की नज़र से और उत्तराधिकार की लाइन से बाहर धकेल दिया गया है। उसे लगता है कि मैजिक लैंड में उत्तराधिकार का कैंडिडेट बनने का उसके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन उसके मामले में ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मैजिक क्लैन का स्वॉर्ड क्लैन से लड़ने में ऑलमोस्ट एंटागनिस्टिक रोल है। और फिलहाल जिंदा रहने के लिए वो एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करने का प्लान करता है। और शुक्रिया, इस नॉवल का क्रिएटर होने के नाते उसके पास मेन कैरेक्टर की पावर है, और उसे भविष्य और अपनी किस्मत भी पता है, साथ ही एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की लोकेशन भी। तो वो फैसला करता है कि उसे उत्तराधिकार की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसे मेडन फैमिली का कचरा माना जाएगा। हालांकि वो लड़ाई में तभी शामिल हो पाएगा जब वो 10 साल का हो जाएगा। पहले वाला रोशन 10 के बाद बेवकूफ़ी से एक्ट करता और 17 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता। लेकिन उसके यहाँ होने से वो बिना पैसों की चिंता किए जो चाहे खा सकता है, हर जगह घूम सकता है, और पहले के विपरीत एक फ्री और लग्जरियस जिंदगी जी सकता है। और उसके लिए बस उसे बीच में अपनी जगह सुरक्षित करनी है, और वो ठीक होगा। और अपेरेंटली उसने ऐसा पहले भी कई बार किया है, क्योंकि ये कोरियन मिलिट्री का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। और इस तरह उसने साफ कर लिया है कि उसे कैसे एक्ट करना चाहिए और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे एक मैसेज मिलता है कि उसकी डिवाइन आई का इफेक्ट माना की कमी की वजह से खत्म हो गया है। और एक बार फिर हारा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, उससे माफी मांगती है। वो परेशान होकर बताती है कि वो वर्डन चॉकलेट्स नहीं ला सकी क्योंकि उन्हें मिलना बहुत मुश्किल होता है। रोशन उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे असल में चॉकलेट नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा वक्त चाहिए था। हारा सोचती है कि उसने गलत सुना और दोबारा पूछती है, लेकिन रोशन एक बार फिर उसे कहता है कि कोई बात नहीं है तो उसे चली जाना चाहिए। रोशन ऐसा एक्ट कर रहा है क्योंकि फिलहाल उसे अपना घटिया एक्ट बरकरार रखना है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। लेकिन जिस चीज को वो असल में क्रीपी मानता है वो ये कि हारा के कदमों की आवाज पूरी तरह से शांत है। वो फिर एक बार उससे वर्डन चॉकलेट्स के बारे में पूछने की कोशिश करती है, और इस बार रोशन उस पर चिल्लाता है, चले जाने को कहता है, और वो तुरंत चली जाती है, जबकि उसे हैव अ नाइस डे बोलती है। हारा परेशान हो जाती है ये सुनकर कि रोशन ने उसे क्या कहा, और वो सोच विचार में उलझ जाती है। लेकिन उसे याद आता है कि रोशन ने उससे क्या कहा। हालांकि उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जो चॉकलेट के लिए पागल हो जाता।
इसलिए वो उसे थोड़ा और ऑब्जर्व करने का फैसला करती है। फिर वो रिपोर्ट करना या न करने का फैसला करेगी। अब एक हफ्ता आगे बढ़ाते हैं। एनेक्स के बाहर वो हैम्पटन को रेडी होने को कहता है। हैम्पटन ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और रॉसन समझाता है कि वो ट्रेनिंग एनेक्स जा रहे हैं। हैम्पटन पहले हैरान हो जाता है, लेकिन रॉसन के चिल्लाने के बाद तुरंत अपॉइंटमेंट लेने भाग जाता है। इतने सारे विचार आने के बावजूद उसने हर हफ्ते इन सबको मोटा-मोटी सुलझा लिया था। सबसे पहले जिंदा रहने के लिए उसे उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल होना था और एक ठीक-ठाक इंसान की तरह एक्ट करना था। दूसरा, उसे ठीक से एक्ट करते हुए बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करनी थी। और आखिर में उसे हर कीमत पर जिंदा रहना था और इंडिपेंडेंट बनना था। और ये सब करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ थी जिसे उसे कंफर्म करना था, जो फर्स्ट सर्कल, मैजिक, कॉम्बैट और डिवाइन आई थे, जो रॉसन के पास थे। जैसा कि अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने का दिन आखिरकार आ गया था, तो हैम्पटन जल्दी से ट्रेनिंग सेंटर की तरफ भागना शुरू करता है। कहता है कि यंग मास्टर बदल गया है। उसे लगता है कि ये बात नहीं है कि उसे चोट लगे क्योंकि रोशन ने उसे मारा था, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए उसे अफ़सोस होना चाहिए। खुद को ब्लेम करता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो उसको ठीक से सर्व नहीं कर पाया, और इस वजह से वो काफी एक्साइटेड और सरप्राइज था कि रोजन ट्रेनिंग एनेक्स जाना चाहता है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब रोजन हैम्पटन से ट्रेनिंग एनेक्स के बारे में पूछ रहा था, जबकि उसके डिवाइन आई दिखाता है कि हैम्पटन एक पॉइजन यूजर है और अपने बगल में ऐसे लोगों के होने की वजह से वो इसे पूरी तरह से शिट शो कहता है। वो कांप उठता है, सोचता है कि हैम्पटन ने पॉइजन सीखना कब शुरू किया और अपनी जान के लिए डरता है कि शायद वो उस पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा होगा। अपेरेंटली मैजिक क्लान के हर सक्सेशन कैंडिडेट को एक वेल ट्रेन्ड एड दिया जाता है। उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है और ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो अपने कैंडिडेट की मदद कर सकें, और वो अपना पूरा जीवन और लॉयल्टी उन्हें समर्पित कर देते हैं। और सातवें बेटे का शैडो हैम्पटन था, जो रोजन को हैरान करता है कि कचरा होने के बावजूद भी उसे एक शैडो मिला। लेकिन आखिर में हैम्पटन सिर्फ मेडन क्लैन का एक वेल ट्रेन्ड सर्वेंट था। फिर हम रोजन को ट्रेनिंग एनेक्स पहुंचते हुए देखते हैं और हैम्पटन काफी खुश होता है, सोचता है कि रोजन यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है। लेकिन वो फिर भी सोचता है कि रोजन में अचानक ही बदलाव क्यों आया। हालांकि उसे डर नहीं था कि रोजन कोई गड़बड़ करेगा या कुछ और। वो अपने एहसास बयान करता है कि उसे दुख होता है जब रोजन के काम उसे दूसरों के नजर में गिरा देते हैं। इसलिए फिलहाल वो अपने यंग मास्टर पर भरोसा करने का फैसला करता है। वापस रोजन पर आते हैं, जो एक फैंटेसी सेटिंग में एक मॉडर्न बिल्डिंग देखकर एहसास करता है कि वो सेटिंग्स में काफी आलसी था, लेकिन कम से कम उसकी वजह से ये सुविधाजनक और जाना पहचाना था। फिर हम एक आदमी को ब्लैक रोब पहने हुए बाहर आते देखते हैं, जो रोजन का स्वागत करता है। वो अपना परिचय नोआ के रूप में देता है, जो ली फेनिक्स का एडमिनिस्ट्रेटर है। रोजन उसे पोलाइटली ग्रीट बैक करता है और वो रोजन को झुककर सलाम करता है। इसे एक शरफ कहता है, लेकिन असल में वो रोजन से काफी नाराज था, क्योंकि बीते समय में रोजन ने उसे ठीक से झुककर सलाम न करने पर थप्पड़ मारा था और फिर भी उसे याद नहीं था। रोजन नोट करता है कि डिवाइन आई उस पर काम नहीं कर रहा है, तो वो मान लेता है कि उससे काफी ज्यादा ताकतवर होगा। हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटर से ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। रोजन सोचता है कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा और गधा नहीं बनेगा। वो नोआ से पूछता है कि क्या कोई मॉन्स्टर्स हैं जिनसे वो लड़ सकता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग करना चाहता है। ये सुनकर नोआ हैरान रह जाता है और रोजन अपनी उम्र के लिए सूटेबल लड़ने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस मांगता है। नोआ उसकी उम्र पूछता है और रोजन जवाब देता है कि वो 9 साल का है। लेकिन नोआ ये बात अच्छे से जानता था, क्योंकि जिस दिन उसने उसे अपमानित किया था, उस दिन से वो एग्जैक्ट समय को सेकेंड्स तक गिनता आया था। तो वो सोचता है कि वो उसके साथ कैसे गड़बड़ कर सकता है, लेकिन एक लीगल तरीके से, कुछ ऐसा जिसके लिए कोई उसे ब्लेम न कर सके। अचानक उसे एक आइडिया आता है और रोजन को बताता है कि छठे मास्टर ने 9 साल की उम्र में सफलतापूर्वक एक मशरूम मॉन्स्टर का शिकार किया था। रोजन को भी याद आता है कि उसने इसकी सेटिंग्स की थी। इस तरह वो उससे लड़ने के लिए सहमत हो जाता है और नोआ तुरंत उसकी तैयारी करने चला जाता है। नोआ एक्साइटेड होकर उसे बताता है कि वो जाकर फील्ड को मशरूम फॉरेस्ट में सेट कर देगा, जिसमें उसे लगभग 3 मिनट लगेंगे। और उसके व्यवहार को देखकर रोजन हैरान होता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। रोजन जानता है कि मशरूम मॉन्स्टर का शिकार करना उतना मुश्किल नहीं है, जिसके कारण यह हैरानी की बात नहीं थी कि छठे यंग मास्टर ने 9 साल की उम्र में उसका शिकार कर लिया था। तो 3 मिनट के लिए वो फोकस करने का फैसला करता है और हम उसके दिल में पहली रिंग देखते हैं।
फिर वो अपनी टैलेंट को याद करना शुरू करता है और एक ऐसी अवस्था में होता है जहां वो खुद जागृत था। मैजिक क्लान का खून था। जैसे ही तैयारियां पूरी होती हैं, नोआ रोजन को अपने पीछे आने को कहता है। अब जादुई रूप से प्रकट हुए मशरूम फॉरेस्ट में रोजन का सामना एक शैडोई आकृति से होता है, जो मशरूम मॉन्स्टर था। हम मशरूम मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए देखते हैं और नोआ रोजन को बताता है कि उनकी कमजोरी उनकी बॉडी होती है, और क्योंकि ये एक फंगस टाइप मॉन्स्टर है, ये आग का प्रति कमजोर है। हालांकि रोजन ने मशरूम मॉन्स्टर नहीं देखा था, वो मान लेता है कि ये वही है, और जब वो हिलना शुरू करता है तो उसे घिनौना कहता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मुट्ठी पर माना चार्ज करता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, एक मैसेज दिखाई देता है। उसे सूचित करता है कि शरीर की इच्छा सत्यापित हो गई है और शरीर पर अंकित कॉम्बैट मैजिक जागृत हो गया है। अचानक माना सर्कल फैलने लगता है और रोजिन की आंखों से तेज रोशनी दिखाई देने लगती है। नुआ भी उसे देख रहा होता है। सोचता है कि वो डर्टी रीजन का एक फेमस म्यूजिशियन हुआ करता था, मेड इन फैमिली में शामिल होने से पहले। अपने दिखावे के बावजूद उसे घर पर जीनियस बुलाया जाता था। फिर भी उसे मेडन ने थप्पड़ मारा था। उसे अपमानित किया गया था क्योंकि उसने ठीक 90 डिग्री तक झुककर सलाम नहीं किया, बल्कि खास तौर पे सिर्फ 82 डिग्री तक ही झुका था। वो एक्साइटेड होकर दावा करता है कि आज वो रोजन को अपमानित करने वाला है, क्योंकि उसने मशरूम मॉन्स्टर्स को हाईएस्ट लेवल तक अपग्रेड कर दिया है। फिर मॉन्स्टर हमला करने के लिए कूदता है, जबकि नोआ दावा करता है कि जो मैजिक कॉम्बैट एबिलिटी रोजन के पास है, वो मैजिक लैंड के भीतर हल्की है, और उसके नॉन एलिमेंटल कॉम्बैट से वो मशरूम मॉन्स्टर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोजन भी मशरूम पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जबकि नोआ दावा करता है कि उस पर उसका हमला पूरा हो गया है। लेकिन अचानक कुछ हैरान तंगेज होता है। हम रोजन को अपना हमला चार्ज करते हुए देखते हैं और सिर्फ एक ही वार में उसे आसानी से हराते हुए देखते हैं। ये देखकर नोआ पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर हार जाता है, रोजन दावा करता है कि ये कुछ नहीं था, और ठीक तभी एक मैसेज दिखाई देता है। उसे सूचित करता है कि बिगिनर लेवल का कॉम्बैट मैजिक उस पर पूरी तरह से अंकित हो गया है, और इस वजह से रोजन अपने दिल में खून को उबलते हुए महसूस करता है। उसे अपने माना सर्कल पर वेट यूटिलाइजेशन भी मिलता है, जैसा कि हम उसे माना से चमकते हुए देखते हैं, जबकि वो हैरान होता है कि ये पावर क्या है। नोआ रोजन की पावर देखकर शॉक रह जाता है। उसे हैरानी होती है कि क्या वो सच में प्योरली मैजिक कॉम्बैट का उपयोग कर रहा है, क्योंकि मैजिक कॉम्बैट एक ऐसी मैजिक है जिसमें डिस्ट्रक्टिव पावर शामिल होती है। मशरूम मॉन्स्टर्स उस डिस्ट्रक्टिव पावर के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। फिर भी रोजन ने उसे आसानी से पार कर लिया, जो नामुमकिन होना चाहिए था। नोआ रोजन से कांटेक्ट करता है। उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि मशरूम मॉन्स्टर्स उसकी ट्रेनिंग डमीज के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस पर रोजन सहमत हो जाता है। ये सब देखकर नोआ घबरा जाता है। सोचता है कि पिछले साल में आखिर क्या हुआ जो उसने मिस कर दिया। नोआ रोजन को बताता है कि वो डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाने की सोच रहा है। रोजन पूछता है कितनी ज्यादा। अगर ये ज्यादा हो गया तो परेशानी होगी, क्योंकि उसके पास लगभग ही माना बाकी है। और नोआ जवाब देता है कि ये रेड मशरूम मॉन्स्टर होगा। वो मशरूम मॉन्स्टर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन बहुत तेज और मजबूत होते हैं, और अगर उन्हें तेजी से नहीं मारा गया तो वो गुनगुन भी करते हैं। नोआ को एहसास होता है कि उसे अपने पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखना होगा और रिपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। इस तरह वो रोजन को बताता है कि अगर ज्यादा खतरनाक हो गया तो ट्रेनिंग खत्म कर देगा। हालांकि रोजन को रेड मशरूम मॉन्स्टर जैसा कुछ सेट करने की याद नहीं थी, लेकिन वो मान लेता है कि ये शायद ओरिजिनल सेटिंग से निकला हुआ मॉन्स्टर होगा, और उसका शिकार करने के लिए सहमत हो जाता है। नोआ फिर मॉन्स्टर को स्पॉन करता है, और हम उसे रेड हैट वाला चाइनीज लुकिंग मशरूम देखते हैं। उसे देखकर रोजन को पिछले वाले से रंग के अलावा कोई अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर इनक्रेडिबली तेज था, जिसे रोजन मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। फिर मशरूम उसके पीछे एक्सप्लोड हो जाता है और तुरंत ही रोजन को मार देने के दूसरे प्रयास के लिए वापस आता है। लेकिन रोजन एक बार फिर हमले को डॉज कर पाता है। इतना मजबूत और तेज होने के बावजूद रोजन नोट करता है कि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। मॉन्स्टर फिर से उस पर हमला करता है, और इस बार रोजन उसे सीधे ब्लॉक कर पाता है। उसे इस तरह अपने हमले को ब्लॉक करते हुए देखकर नोआ शॉक हो जाता है। मॉन्स्टर से लड़ते हुए रोजन को कुछ एहसास हुआ था। उसका अटैक पैटर्न काफी सिंपल था। इस तरह रोजन मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और बिगिनर कॉम्बैट मैजिक वेट यूटिलाइजेशन यूज करता है, लेकिन एहसास करता है कि उसके पास कोई माना बाकी नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी वो उसे मुट्ठी से दूर धकेल पाता है। नोट करता है कि ऐसा महसूस हुआ था कि वहां पर एक पल के लिए समय धीमा हो गया था, और जिसकी वजह से वो उसे हराने में सफल हुआ था। और अब एक मैसेज दिखाई देता है
कहता है कि ये पहली बार है जब उसने अपने शरीर की सारी माना का उपयोग किया है, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन आई डीएक्टिवेट हो जाएगी। वो फिर से माना जमा होने के बाद क्या होता है ये देखने का फैसला करता है। हैम्पटन, जो नोआ को चाय सर्व कर रहा था, रोजन को लड़ते हुए देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या वो छुपकर ताकत हासिल करता है। नोआ शॉक में हैम्पटन से पूछता है कि क्या रोजन का 10th बर्थडे पहले ही बीत गया है, और हैम्पटन जवाब देता है कि ये अगले साल होगा। नोआ घबरा जाता है, सोचता है कि रोजन इतना मजबूत कैसे हो सकता है जबकि उसने अभी तक अपना 10th बर्थडे भी पार नहीं किया है। रोजन फील्ड से वापस आता है, जबकि हैम्पटन ये देखकर हैरान हो जाता है कि रोजन के पास माना सर्कल भी है। नोट करता है कि फर्स्ट सर्कल बिना किसी मेहनत के हासिल नहीं किया जा सकता। वो रोजन के छुपकर ट्रेनिंग करने की सोचकर रोना शुरू कर देता है। वो तुरंत रोजन को गले लगा लेता है, जबकि रोजन उसे दूर धकेल देता है। सोचता है कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं समझा है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। अगर वो ज्यादा दिखाई देता है तो उसके लिए परेशानी होगी। वो अचानक गिर जाता है, सोचता है कि उससे पहले कुछ एक्टिंग करनी होगी। नोआ और हैम्पटन दोनों परेशान हो जाते हैं, जबकि नोआ हैम्पटन को दूसरी मंजिल पर हीलिंग मैजिशियन को बुलाने को कहता है। दूसरी मंजिल पर हीलर अपने डेस्क पर सो रहा होता है, लेकिन हैम्पटन पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वो हीलर है। वो हैरान हो जाता है और जाग जाता है। हैम्पटन उसे सूचित करता है कि सातवां यंग मास्टर घायल है। हीलर नोट करता है कि ये सच में एक समस्या है, लेकिन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या वो छठे यंग मास्टर की बात कर रहा है। लेकिन हैम्पटन एक बार फिर कंफर्म करता है कि ये सच में सातवां है। हीलर सोचता है कि हैम्पटन छठे मास्टर का असिस्टेंट था, लेकिन हैम्पटन उसे ठीक करता है कि वो सातवें यंग मास्टर का असिस्टेंट है। हीलर ये जानकर काफी शॉक हो जाता है कि सातवां यंग मास्टर सच में यहाँ है, और हैम्पटन से पूछता है कि वो ड्रॉप केक यहाँ क्या कर रहा था। लेकिन जब हैम्पटन खुलासा करता है कि उसने मशरूम मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन एक फेटल ब्लो भी लिया है, तो हीलर शॉक हो जाता है और पूछता है कैसे, और हैम्पटन जवाब देता है उसकी मैजिक कॉम्बैट से। फिर हम रोजन को अपने बिस्तर पर लेटे हुए और बेहोश होने का नाटक करते हुए देखते हैं। ये देखकर हीलर नोट करता है कि अगर उसकी बॉडी मैजिक कॉम्बैट के साइड इफेक्ट्स की वजह से टूटी है तो हल करना मुश्किल होगा। तो वो सिर्फ नाटक करने का फैसला करता है और फिर उसे एक हाई रैंक मजिशियन के पास भेज देता है। चूंकि मेन बिल्डिंग में बेहतर मजिशियंस हैं, वो आसानी से जिम्मेदारी उन्हें दे सकता है। वो अपनी हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है और रोजन पर अपने हाथ रखता है। तुरंत कोई रिस्पॉन्स ना देखकर वो सोचता है कि उसे पता था कि ये काम नहीं करेगा। वो कांपने लगता है, सोचता है कि इसे जल्दी खत्म करके रोजन को मेन बिल्डिंग भेज दे। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि रोजन अपनी आंखें खोलता है और उठ जाता है। हीलर सोचता है कि क्या उसकी मैजिक एबिलिटीज में सुधार हुआ, लेकिन एहसास होता है कि उसने ये ठीक नहीं किया। ये ज्यादा माना जाने वाला था कि रोजन एक्चुअली खुद ही ठीक हो गया। रोजन फिर बोलता है और उन्हें धन्यवाद करता है, लेकिन उन सभी को लगता है कि उन्होंने गलत सुना। रोशन दोबारा धन्यवाद करता है, जिससे वो सभी शॉक हो जाते हैं। अब आगे करते हैं। हम किसी को वर्डन चॉकलेट पकड़े हुए देखते हैं, और वो एरा होती है जिसे वर्डन चॉकलेट्स मिल गई थीं। हालांकि वो काफ़ी थकी हुई लग रही थीं और हाफ रही थीं, लेकिन वो रोजन से सिर्फ 2 लाने के लिए माफ़ी मांगती हैं बजाय 3 के जो उसने मांगे थे, और वादा करती है कि वो दोबारा और ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन रोजन उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, वो उन्हें वहीं छोड़ सकती है, जो एक बार फिर उसे हैरान कर देता है। इस बीच रोज़न चाहता है कि वो जाए और आराम करे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थीं, और वो ये भी चाहता है कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे। हालाँकि वो उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग से काफ़ी थक गया है, इसलिए उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए। वो इसके आदेश का पालन करती है और उसे आराम करने को कहते हुए चली जाती है। किचन में एरा हैम्पटन से कंफर्म करती है कि क्या ये सच है कि रोजन ने ट्रेनिंग के लिए गया था, और हैम्पटन भी इसकी पुष्टि करता है, लेकिन एरा को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। इस बीच रूम के अंदर रोशन नोट करता है कि भले ही उसे चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन ये अलग लगता है क्योंकि मुंह में जाते ही तुरंत पिघल जाता है, और वो मिठास जल्द ही गर्मी में बदल जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी एक नरम कंबल से ढकी हो। लेकिन अचानक वो सवाल करता है कि क्या ये सिर्फ एक तरह का एहसास नहीं है। इस तरह वो अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट करता है और नोट करता है कि चॉकलेट का असर उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। हम देखते हैं कि चॉकलेट असल में उसे माना दे रहा था, और रोशन को आखिरकार एहसास होता है कि यही वजह थी कि इस शरीर ने इतनी ज्यादा माना इकट्ठी की थी। अब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कैरेक्टर और ज्यादा विकसित हो गया है, क्योंकि अलग अलग रैंडम प्रोबेबिलिटीज धीरे धीरे जुड़ रही हैं। हालांकि उसे अभी भी हैरानी होती है कि चॉकलेट खाने से उसे माना मिलेगी, क्योंकि माना को एब्जॉर्ब करने के लिए मजिशियंस को माना की भरपूर मात्रा वाले स्थानों पर जाना पड़ता है, और वो उस माना के एक छोटे से टुकड़े को एब्जॉर्ब करने के लिए परेशान होते हैं।
इसके साथ रॉसन मान लेता है कि इस बॉडी में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे उसने अपनी सेटिंग्स में नहीं रखा था, जो शायद वजह होगी कि इसे अधूरी विश्वसनीयता के एक फ्रैगमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस फ्री माना के साथ मोटा होने का साइड इफेक्ट भी है। फिर उसे वो एहसास याद आता है जो उसे रेड मशरूम से लड़ते वक्त हुआ था। इस तरह वो स्थिति वो दोबारा इमेजिन करने की कोशिश करता है, और जब वो ऐसा करता है एक नया एट्रीब्यूट स्लो द फ्लो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अचानक एरा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और वो उसे कहता है कि उसे आज और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एरा उसे बताती है कि एक मेहमान आया है। हालांकि रोशन उसे उन्हें चले जाने को कहता है, लेकिन वो मेहमान सीमिंगली अंदर चला आता है। रोशन के अपने बड़े भाई से रूड तरीके से बात करने पर कमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि ये उसका बड़ा भाई कार्लटन मेडन है, जो रोशन से पूछता है कि क्या वो पिटना चाहता है, क्योंकि वो ना तो खड़ा हो रहा है और ना ही कोई तमीज दिखाता है। कार्लसन उसे कहता है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन रोशन को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। कार्लसन अचानक अपनी छड़ी उठाता है, उससे पूछता है कि क्या वो घुटने टेक कर एक कीड़े की तरह रेंगने वाला नहीं है। लेकिन रोशन की नई एबिलिटी स्लो द फ्लो एक्टिवेट हो जाती है और उसे एहसास होता है कि ये वही एहसास है जो उसे उस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त हुआ था। और उसे एहसास होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, जो ये है कि एक्स्ट्रा जैसे छठे यंग मास्टर से मार नहीं खानी है। वो इसे अपनी ताकत का अनुमान लगाने और अपनी स्किल्स को ऑब्जेक्टिवली देखने का एक मौका भी मानता है। इस तरह वो आसानी से अपने हाथ के पीछे से एक सिंगल मोशन में कार्लस्टन की छड़ी हटा देता है। हैरानी में कार्लस्टन पूछता है कि उसने अभी क्या किया, और रोशन जवाब देता है कि उसने सिर्फ अपना आत्मरक्षा का अधिकार जाहिर किया। कार्लस्टन ये सुनकर काफी नाराज हो जाता है और रोशन से उसे दोबारा कहने को कहता है। रोशन उसके साथ शब्द को लिटरली उसी तरह वापस कहकर उसके साथ खेलता है, जिससे कार्लस्टन और ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो आखिर में उस पर चिल्लाता है और उसे कीड़ा बुलाता है, जैसे कार्ल अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और रोशन नोट करता है कि उसके दिल के आसपास भी एक रिंग है। कार्लस्टन एक्टिवेट करता है और वाटर मैजिक का उपयोग करने की तैयारी करता है। इस बीच रोशन देख रहा होता है कि पानी की रिंग्स उसके चेहरे के दोनों तरफ और एक उसके छाती के पास बनाई गई हैं, और अगर वो पूरी तरह से बन गई तो उनसे निपटना मुश्किल होगा। इस तरह रोशन जल्दी से उसका हमला डॉज करता है और ठीक उसके पीछे दिखाई देता है। वो उसके वाटर रिंग्स को भी नलीफाई करता है और सीधे उसके पेट पर पंच मारता है, जिसकी वजह से कार्लस्टन को खून खांसना पड़ता है और घुटने टेकने पड़ते हैं। रोशन उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपनी ताकत को काफी कंट्रोल किया था, और वो हैम्पटन को हीलर बुलाने को कहता है। वो सोचता है कि शायद ऐसा हुआ कि मैजिक के ठीक से बनने से पहले रुकी हुई माना उसके अपने शरीर के अंदर ही एक्सप्लोड हो गई। हैम्पटन आकर कहता है कि क्या हुआ, और रोशन जल्दी से उसे हीलर लाने का आदेश देता है और वो तुरंत ऐसा करने के लिए दौड़ता है। लेकिन रोशन सोचता है कि उसने अपने भाई को थोड़ा ज्यादा ही पीट दिया। लेकिन उसके अलावा वो सोचता है कि उसने एक मजिशियन का सामना करने का सबसे कार्यक्षम तरीका खोज लिया है, और उसका पहला लक्ष्य 17 तक जिंदा रहना है, जिसका रास्ता उसे अब थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगले दिन एरा ये जानकर हैरान हो जाती है कि रोशन ने कार्लस्टन के साथ क्या किया। हालांकि उसे पहली बार में यकीन नहीं होता, मना करती है कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन हैम्पटन इसकी पुष्टि करता है कि ये कोई मायने नहीं रखता, और अगर उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो भी यकीन नहीं करता। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब उससे और ज्यादा ईमानदारी से बात करना शुरू कर सकता है। एरा पूछती है कि क्या वो उसे बताने वाला है कि वो शैडो है। ये सुनकर हैम्पटन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये राज होना चाहिए था। वो उसे बताती है कि रोशन के अलावा सबको पहले से ही पता है। हैम्पटन जवाब देता है कि उसे भी नहीं लगता कि वो कोई नॉर्मल मेड है, क्योंकि उसके कदम असामान्य रूप से हल्के हैं और उसकी हरकतें इनक्रेडिबली सीक्रेटिव हैं। एरा मुस्कुराती है और जवाब देती है, ये दूसरी चीज है जो रोशन के अलावा सबको पता है। हैम्पटन फिर एरा से पूछता है कि क्या वो अभी भी सोचती है कि रोशन ने कालसी है, लेकिन एरा उसे आगे बात करते रहने और अपने विचार व्यक्त करने को कहती है। हैम्पटन उसे जवाब देता है कि उसे लगता है कि अपने 10वें बर्थडे के आने के साथ वो आखिरकार अपनी चाल चलना शुरू कर रहा है। इस बीच हम रोशन को एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़े देखते हैं और वो काफी आकर्षक लगता है, और ये अपेरेंटली स्टारलाइट लाइब्रेरी है, जहां वो माना मैनिपुलेशन सीखेगा। इसकी विशालता को देखते हुए वो कमेंट करता है कि ये लाइब्रेरी से ज्यादा एक शॉपिंग मॉल का साइज है, और वो एक्चुअली प्रभावित होता है कि रोशन कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आया था। अंदर जाते हुए वो किताबों की एक बहुत बड़ी मात्रा देखता है और सोचता है कि क्या ये लाइब्रेरी तीसरे फ्लोर तक इसी तरह जारी रहेगी। ठीक जब वो सोच रहा था कि यहाँ कितनी किताबें हैं, कोई जवाब देता है कि यहाँ 2 लाख किताबें हैं। रोशन चारों तरफ देखता है, सोचता है कि वो आवाज कहाँ से आई थी, और हम एक देखते हैं कि एक औरत हवा में फ्लोट कर रही है। जब रोशन उसकी आइडेंटिटी पूछता है और वो रिप्लाई करती है कि वो स्टारलाइट लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन एवियन है। वापस ईरा और हैम्पटन के पास जाते हैं।
जहां ईरा पूछती है कि क्या हैम्पटन को लगता है कि वो अपनी 10th बर्थडे के लिए ड्रॉपकिक की तरह प्रेपरेशन कर रहा था। क्या वो सच में अपना ट्रू नेचर छिपा रहा था? ईरा को ये बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन हैम्पटन उसे बताता है कि उसने जानबूझकर 10 साल तक अपनी ताकत छिपाई है। और ईरा सोचती है कि वो कितना अमेजिंग है जो ऐसी बात पर विश्वास करता है। हैम्पटन उसे बताता है कि उसने उसे क्लियरली देखा था कि वो फर्स्ट सर्कल पहले ही कंप्लीट कर चुका है। और क्या उसे सच में लगता है कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों में अचीव किया जा सकता है? वो उसे इस बारे में सोचने को कहता है, क्योंकि सेवेंथ यंग मास्टर को अब तक उसके बिहेवियर की वजह से सक्सेशन कैंडिडेट के रूप में डिस्कस नहीं किया गया था, जिसे ईरा अग्री करती है। और क्योंकि सिर्फ वो ही उसे ऑब्जर्व कर रही थी, तो ये उसके लिए काफी कंफर्टेबल रहा होगा। इसलिए वो अज्यूम करता है कि रोशन ने जानबूझकर खुद को कम दिखाया और अपनी ट्रू एबिलिटीज छिपाई। लेकिन ईरा को अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका टैलेंट भी मैजिक कॉम्बैट तक ही लिमिटेड है। लेकिन हैम्पटन अपने अजम्पशन पर काफी श्योर है, और ईरा उससे पूछती है कि क्यों। वो रिप्लाई करता है कि ये इसलिए है क्योंकि वो उसका शैडो है, और वो श्योर है कि रोशन ने उसे फ्यूचर दिखाया। और क्योंकि उन दोनों की सेम फेट है कि रोशन की मौत पर उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो ईरा को उसके साथ कोऑपरेट करने का सजेस्ट करता है। लेकिन ईरा उसे इंटरप्ट करती है। वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर रोशन जल्द ही लाइब्रेरी विजिट करता है, तो वो इस बारे में सोच सकती है, क्योंकि उसने सुना है कि मेडन क्लैन के हर मेंबर को सक्सेशन बैटल की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में स्टडी करना जरूरी है, जहां वो स्ट्रैटेजाइज करने भी जाएगा। अब वापस रोशन के पास, जिसे एवियन बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उसकी डिवाइन आई उसकी कैरेक्टर इन्फो और उसका नाम लार्वियन दिखाती है। ये जानकर उसे शॉक लगता है। वो पोलाइटली रोशन को ग्रीट करती है और कहती है कि रूमर्ड यंग मास्टर से मिलकर उसे बड़ी खुशी हुई है। और रोशन इसे यहाँ देकर काफी अमेज्ड है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ऐसी इंसान नहीं है जो प्रोटैगनिस्ट काइजन से सीधे टकराती है, लेकिन वो हाईएस्ट रैंकिंग मजिशियन है जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अपीयर हुई थी। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स उस पर लंजिंग कर रहे हैं और चिल्लाते हैं कि वो चुड़ैल को मार रहे हैं। और खास तौर पर वो मॉन्स्ट्रस मजिशियन है जिसने रेवडिन के टायरानिक लॉर्ड और उसके नाइट्स का कत्ल किया था और रेवडिन का पूरा कासल फ्रीज कर दिया था। उसे फ्यूचर में नॉर्थ सी वॉर में खुद मियर्स डिजास्टर के रूप में जाना जाएगा। हालांकि उसे करंटली वांटेड पर्सन होना चाहिए, लेकिन वो मेडन क्लैन में लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रही है, जिसकी वजह से शायद ही किसी ने उसे ढूंढ पाया हो। मैजिक लैंड मेडन्स लाइब्रेरी मजिशियंस के लिए होली प्लेस है, क्योंकि पूरी दुनिया से सभी ग्रिमोवर्स की ओरिजिनल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स यहाँ सो रहे हैं। और इस जगह को मैनेज करने वाले हर लाइब्रेरियन हाईएस्ट रैंक का मजिशियन है। लाइब्रेरियंस के पास लाइब्रेरी की हर किताब को मैनेज और पढ़ने का अधिकार भी है। लेकिन रोशन सवाल करता है कि लाइब्रेरियन के रूप में वही क्यों? वो लेजेंडरी विच जिसके बारे में अफवाह है कि छूने पर जमा कर मार देती है। वो रोशन को सेकंड फ्लोर पर टेबल पर वेट करने को कहती है और वो उसके लिए चाय तैयार करेगी। वो उससे उसकी प्रेफरेंस पूछती है और क्या उसे ब्लैक टी पसंद है, जिसके लिए वो अग्री करता है, ब्लैक टी पसंद ना होने के बावजूद भी। वो अचानक गायब हो जाती है और तुरंत तैयार करने चली जाती है, जबकि रोशन सोचता है कि ये दुनिया बहुत डेंजरस है, चाहे वो कितना भी सोचे। और वो खुश है कि वो ट्रांसग्रेशन से पहले लाइब्रेरी नहीं आया, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर वो पहले आता तो ड्रॉप के करने पर वो कैसे रिएक्ट करती। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टेबल पर, जहां वो रोशन से पूछती है कि वो किस तरह की किताब ढूंढ रहा है। वो रिप्लाई करता है कि उसे माना कल्टीवेशन से रिलेटेड किताब चाहिए। और वो पूछती है कि किस तरह की माना कल्टीवेशन किताब। वो उसे सबसे बेसिक फंडामेंटल्स की डिमांड करता है। हालांकि वो सवाल करता है कि मेडन फैमिली से होने के नाते क्या ये उसके लिए अननेसेसरी नहीं है। वो रिप्लाई करता है कि छलांग लगाने से पहले सावधान रहना पड़ता है, और वो उसे समझ नहीं पाती। लेकिन इसके बावजूद वो उसे किताब दिलाने के लिए सर्च मैजिक का उपयोग करती है। और हम देखते हैं कि ये किताब फ्लोट करती है और सीधे उसकी डेस्क तक आती है। फिर वो उसे कहता है कि अब वो जा सकती है, और वो उसे क्लियर हेडेड कॉन्टेम्पलेशन के विश करते हुए गायब हो जाती है। रोशन पढ़ना शुरू करता है कि माना नेचर में हर तरह की एनर्जी को डेजिग्नेट करता है। मजिशियन बनने के लिए अपने दिल में माना इकट्ठा करना पड़ता है और एक सर्कल बनाना पड़ता है। और जल्द ही वो उस पर कुछ इक्वेशंस देखता है,
जैसे कि लार्गो का 8वां इक्वेशन थ्योरम और प्राउ का 7वां मैथमेटिकल फॉर्मूला जो इसके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन ये सब पढ़कर वो थक जाता है और सोचता है कि ये फंडामेंटल्स कैसे हो सकते हैं, और वो इसे आधुनिक इंसान के लिए अपने आप मैजिक सीखना असंभव मानता है, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल असमंजस है। लेकिन तभी उसे अचानक एक आइडिया आता है। वो पढ़ने के लिए अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट करता है। हालांकि उसने इसका उपयोग सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर किया था, लेकिन उसने इसे एक्चुअली एनालाइज किया, भले ही वो खुद पढ़ ना सका। ये कंप्यूटर स्क्रीन जैसा लगता है, इसलिए वो इसे मॉन्स्ट्रस एबिलिटी का नाम देता है। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि कोई है जो इसका उपयोग उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। हम देखते हैं कि एनालिसिस 22% तक प्रोग्रेस हो जाती है, फिर उसकी डिवाइन आई इनसफिशिएंट माना की वजह से डीएक्टिवेट हो जाती है। रोशन सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि 100% तक पहुंचने पर किताब समझ आ जाएगी, जिससे माना की समस्या को हल करना उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। और इसलिए वो किताब बंद करता है और आज के लिए समाप्त करने का फैसला करता है। जब वो एनेक्स वापस आता है तो हैम्पटन उसे ग्रीट करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि लेडी सोसो उससे मेपल एनेक्स से मिलने आई हैं। पहले तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन पहचान कर शॉक्ड हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि रोशन की माँ उसके इंतजार में खड़ी हैं। वो सोचता है कि ये किस तरह का क्रेजी क्लीशे है और सवाल करता है कि उसकी माँ इस पॉइंट पर क्यों आई। कोरिया के चोंग मेन हमेशा अपनी माँ को मिस करते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में उन्हें देखा नहीं था। उनकी माँ कैंसर से मर गई थी जब वो सिर्फ एक बच्चा था, जब उन्होंने उनसे भीख मांगी थी कि वो उन्हें ना छोड़े। स्कूल में मां ना होने की वजह से भी उसे बुलिंग हरासमेंट झेलनी पड़ती थी, और चोंग सुंग मिन को तब से ही काफी इंटरनल स्ट्रगल्स थे। और फिर भी वो ये देखकर काफी शॉक्ड है कि वो उसके कोरिया की अपनी माँ से कितनी मिलती जुलती हैं। अपनी डिवाइन आई से वो ये भी नोटिस करता है कि उन्हें अज्योर स्पॉटिंग के शुरुआती सिम्टम्स हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम देखते हैं कि ईरा उन्हें चाय सर्व कर रही है। जब दोनों टेबल पर बैठते हैं तो रोशन काफी एंग्शियस लगता है, क्योंकि उसे अपनी माँ को बुरा भला कहने की यादें याद आती हैं। सोचता है कि वो उनसे ऐसी बातें कैसे कह सकता था, लेकिन वो आखिरकार बोलता है और उन्हें अपनी माँ कहकर पुकारता है। रोशन के मुंह से ये शब्द सुनकर वो थोड़ी हैरान लगती हैं। रोशन उन्हें बताता है कि उसे कहाँ से शुरू करना है समझ नहीं आ रहा। और इसी बीच ईरा उनके पीछे खड़ी है और सोच रही है कि क्या रोशन सच में पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नहीं था और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, और क्या ये सच में सक्सेशन बैटल के लिए उसके प्लान्स का हिस्सा था। उसके लिए सिर्फ तमाशा देखने का और कोई कारण नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि रोशन सोसो से पिछले एक्शंस के लिए माफी मांगता है, और ये सुनकर वो काफी शॉक्ड हैं। रोशन आगे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो विश्वास करेंगी या नहीं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया है और वो पहले वाला वो असली नहीं था। उसकी माँ अपनी कप ऑफ टी उठाती हैं और पूछती हैं, क्या सच में? समय बीता जब रोशन बताता रहा और फिर अपोलोजाइज करता है हर चीज के लिए, और उसकी माँ बस अपना सर नीचे करके उसकी बातें सुनती हैं, और वो अपनी माँ की फटी हुई आवाज में दर्द सुन सकता था। उसकी माँ फिर उठ जाती हैं और ये कहते हुए जाना शुरू कर देती हैं कि उन्हें काम है जिसके लिए वो लेट हो चुकी हैं। लेकिन रोशन जानता है कि क्योंकि अब वो नौकरानी नहीं है, उनके पास ज्यादा काम नहीं है। उसे ये भी याद आता है कि एजर डॉट्स एक बीमारी है जिसके बारे में शाम मिनसैंग ने लिखा था। ये एक रहस्यमयी बीमारी है जिसमें उसकी छाती पर 3 नीले दाग आते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। 3 दाग होने पर उसे ठीक करना असंभव हो जाता है। लेकिन अभी सोसो को सिर्फ एक है। फिर हम देखते हैं कि सोसो कमरे के बाहर खड़ी है और सोच रही है कि क्या वो ऐसे खुशी के दिन रोना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके एकलौते बेटे ने पहली बार उसे माँ बुलाया है। रोशन फिर उसे दरवाजे के पीछे से आवाज देता है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए दिन में 1 घंटा शेयर कर सकती हैं, और वो चिपेलियन माउंटेन रेंज से कैरेटिन वाइन टी तैयार करेगा ताकि वो रोज इस समय साथ में चाय पी सकें। और उसकी माँ अग्री कर जाती हैं। वो खिड़की से उन्हें जाते हुए देखता है और वो जानता है कि कैरेटिन माइन टी आमतौर पर पी जाने वाली चाय नहीं है, लेकिन अगर उसे 1 महीने तक नियमित रूप से पिया जाए तो ये एजर डॉट्स को ठीक कर सकती है। और चाहे वो कितना भी बुरा बेटा रहा हो, माँ तो माँ ही होती है, क्योंकि उन्होंने रोशन पर अब भी हार नहीं मानी है। और रोशन विश करता है कि वो बीमार ना हो। अब रात को सोसो सोचती है कि आज जो हुआ वो क्या सपना था, और अगर सपना नहीं तो क्या हो सकता है। रोशन अपने 10th बर्थडे से ठीक पहले बदल गया। ऐसा लगता है जैसे वो कोई अलग ही इंसान है। हम देखते हैं कि वो किसी से पूछ रही हैं कि क्या वो वहां से उनकी बात सुन रहे हैं।
वो उन्हें बताती हैं कि वो रोज रोशन के साथ चाय पीने वाली हैं और वो सोचती हैं कि वो काफी बदल गया है, इतना की उलझन हो रही है। लेकिन उन्हें ये अजीब लगता है कि इसके बावजूद वो बेहद खुश हैं और हम देखते हैं कि मॉम की लौ फड़फड़ाना शुरू कर देती है। अब अगला दिन फास्ट फॉरवर्ड, रोशन एरा को आवाज देता है ताकि उसे कुछ जरूरी बता सके। वो सोचती है कि क्या उसने उसकी आइडेंटिटी पता कर ली है या क्या वो उसे टेस्ट कर रहा है या शायद वो उसे असैसिनेशन ऑर्डर देगा। लेकिन रोशन वर्ड एंड चॉकलेट्स कहता है, जिसे सुनकर वो पहले हैरान हो जाती है। वो उसे जितना हो सके उतना हाईएस्ट क्वालिटी का चॉकलेट्स लाने का ऑर्डर देता है। एरा अपनी नाइविटी पर निराश हो जाती है, लेकिन रोशन उसे बताता है कि एक और चीज है। वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि उसने असली जरूरी बात आखिर के लिए बचाकर रखी होगी। लेकिन वो उसे रूडन बेकरी से कुछ कैंडीज लाने का ऑर्डर देता है और वो फिर से निराश हो जाती है। अब 1 घंटे बाद रोशन काफी हैरान है, लेकिन ये वही है जैसा उसने सोचा था कि पैसे की ताकत इनक्रेडिबल है, क्योंकि एक चॉकलेट लगभग 20,000 ग्राम का है, जो $200 के बराबर है, और यहाँ पर कम से कम 100 हैं। और एक नौकरानी ने उसे एक सिंगल ऑर्डर से 1 घंटे में $20,000 से ज्यादा की चॉकलेट लाकर दी। इसीलिए वो रियलाइज करता है कि उसे इस पैसे और अथॉरिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। वो नोट करता है कि सबसे महंगी वर्डन चॉकलेट 30,000 ग्राम की है और सबसे सस्ती 10,000 ग्राम की। फर्क यह है कि वो कितना माना कंज्यूम कर सकता है और वो रूडन बेकरी की कैंडी से भी माना कंज्यूम कर सकता है। इसके साथ वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चॉकलेट और कैंडी के बीच एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। फिर वो हैम्पटन को आवाज देता है और उसे रूडन बेकरी से बेकर को लाने का ऑर्डर देता है। अब 30 मिनट बाद फास्ट फॉरवर्ड, बेकर यहाँ है। वो डर से कांप रहा है, सोच रहा है कि उसे क्यों बुलाया गया और क्या उसने उसके खाने में कुछ अजीब पाया। वो जानता है कि रोशन एक पागल बच्चा है जिसने एक रिनाउंड मार्शल क्लैन की एक लौती बेटी को भी पीता था। इसीलिए वो आसानी से उस जैसे किसी को मार भी सकता है। अपनी जान के डर से बेकर भगवान से प्रार्थना करता है कि कुछ ना हो, और जैसे ही रोशन बोलना शुरू करता है वो घबरा जाता है। रोशन उससे पूछता है कि उसने कैंडी में क्या डाला और उसे एक भी चीज छोड़े बिना सब कुछ बताने को कहता है। बेकर घुटने टेक कर माफी मांगता है और रोशन उसे बताता है कि ऐसा नहीं है और वो सिर्फ रेसिपी जानना चाहता है। बेकर एक्सप्लेन करता है कि इसमें डॉर्थी रीजन की शुगर, 1000 ईयर हर्ब पाउडर और कॉर्न सिरप है। रोशन कंफर्म करता है कि क्या बस इतना ही है, और वो रिप्लाई करता है कि वो कसम खाता है कि बस इतना ही है। और इसके साथ रोशन इंग्रेडिएंट का पता लगा लेता है, जो कि 1000 ईयर हर्ब है, और वो उसे खाकर मैना एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम सीन चेंज करते हैं ट्रेनिंग एनेक्स की तरफ, जहां नोआ रोशन के बारे में पूछने आने वाले लोगों से परेशान है और उसके पास कहने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं। एक ये कि उसने मैजिक कॉम्बैट से मशरूम मॉन्स्टर्स को हराया, और एक ये कि उसने मैनाज एम्ब्रेस स्पेल से मैजिक कॉम्बैट के साइड इफेक्ट से ठीक हो गया। अचानक हीलर अंदर घुस आता है नोआ से पूछने के लिए कि क्या उसने खबर सुनी है कि 7th यंग मास्टर ने 6th यंग मास्टर को पीटा है और इसने हद तक मारा है, इसीलिए हंगामा हो गया। नोआ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और रोशन को कंप्लीट नट जॉब बोलता है। नोआ सोचता है कि रोशन ने इतनी ताकत कब जमा कर ली, भले ही मैजिक कॉम्बैट हो जो तेजी से डेवलप होता है। हीलर कमेंट करता है कि काल का 10th बर्थडे जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए शायद उसने रोशन पर कुछ एफर्ट डाला होगा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, जिसका मतलब है कि रोशन ने उसे हराया जब कार्लसन ने अभी तक अपना मैना प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं किया था, जो नोआ को बिल्कुल समझ नहीं आता। वो नोट करता है कि मैजिशियंस इतने तेज नहीं होते। उसे सप्लीमेंट करने के लिए मैजिशियंस मैजिक ब्लिंक जैसे मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोशन जैसे 9 साल का बच्चा ये नहीं कर सकता। और हीलर कमेंट करता है कि उसने कभी नहीं जाना कि रोशन में इतना स्किल हो सकता है। लेकिन नोआ कहता है कि भले ही मैजिक कॉम्बैट की इनिशियल ग्रोथ तेज हो, ये जाहिर है कि एक सीमा होगी, क्योंकि मैजिक कॉम्बैट से सिर्फ मार्शल क्लैन के ग्रैंडेल को पार करना संभव नहीं है, बल्कि ये दूसरे एलिमेंटल मैजिक के एक्टिवेशन में भी हस्तक्षेप करता है। ये एक त्यागा हुआ मैजिक है जिसे कोई नहीं सीखता, लेकिन रोशन ने फिर भी वो सीखा, भले ही उसे इस बारे में पता होना चाहिए, जिसे नोआ सवाल करता है कि वो ऐसी गलती क्यों करेगा। हीलर एज्यूम करता है कि शायद उसके अपरिपक्व होने की वजह से है। नोवा भी इसे एक संभावना मानता है, लेकिन सोचता है कि ऐसा नहीं है। हीलर फिर नोआ को बताता है कि वो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन दोनों अग्री करते हैं कि उसका 10th बर्थडे इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोशन के पास वापस जो 1000 ईयर ओल्ड हब चबा रहा है, और वो ऑब्जर्व करता है कि वो इसे मैना कंज्यूम कर पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें लगभग कोई कैलोरीज भी नहीं है, क्योंकि वर्डन चॉकलेट्स की वजह से जो रोशन लगभग 10 साल से खा रहा है, उसके शरीर के फैट्स में मैना कंडेंस्ड है। और अगर वो मैना दिल में जमा होता है तो गर्मी और एनर्जी भी पैदा होगी। इसका फैट पर जलने का प्रभाव होगा, और अगर उसका मैना बढ़ता है तो उसकी डिवाइन आइज ज़्यादा देर तक एक्टिव रह सकती है। इसके साथ अगर वो मैना कल्टीवेशन सीख लेता है तो वो और भी एफिशिएंटली ग्रो कर सकता है। अब 3 दिन बाद फास्ट फॉरवर्ड, रोशन ने आखिरकार किताब को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है,
फिर उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है जो एक हिडन पेज को रिवील करना शुरू कर देता है। जब रोशन सोचता है कि ये क्या है, किताब अपने आप पलट जाती है और ग्रेट सेज एल्बर्टो द्वारा लिखी गई ये किताब दिखाती है। रोशन नोट करता है कि अगर वो जानना चाहता है कि ये क्या है, तो उसे फिर से लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, लेकिन उसे एवियन काफ़ी डरावनी लगती है। हालांकि वो आई स्विच में शामिल नहीं होना चाहता, उसके पास ये करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि एरा छत से उल्टा लटक कर रोशन को ऑब्जर्व कर रही है। रोशन फिर से लाइब्रेरी पहुंचता है और नोट करता है कि लाइब्रेरी के अंदर थोड़ा ठंडा लग रहा है और एवियन को ढूंढने की कोशिश करता है, और वो अचानक अपीयर होती है और रोशन को शॉक कर देती है। वो पूछती है कि क्या उसने वो किताब पढ़ ली है। वो रिप्लाई करता है कि हाँ, और एवियन कमेंट करती है कि वो काफ़ी तेज़ पढ़ता है, जिसके जवाब में रोशन कहता है कि क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। फिर वो बिना देखे ही किताब वापस फेंक देती है और रोशन उसके बिना चांट के मैजिक का इस्तेमाल करने पर काफ़ी अमेज्ड है। एवियन फिर पूछती है कि क्या उसे कोई और किताब चाहिए। वो ग्रेट सेज की 77th किताब बेसिक्स ऑफ मैजिक इजी मैना कल्टिवेशन के बारे में पूछता है। वो रिप्लाई करती है कि वो लाइब्रेरी में है और रोशन उसे देने को कहता है, लेकिन वो उसे इन्फॉर्म करती है कि किताब को बैंक क्लासिफाई किया गया है क्योंकि उसके कंटेंट का मतलब नहीं निकाला जा सकता या इन्फॉर्मेटिव नहीं है। लेकिन रोशन उसे बताता है कि ये ठीक है क्योंकि वो सिर्फ मजाक के लिए पढ़ने जा रहा है। वो अचानक सूंघना शुरू कर देती है और रोशन के नज़दीक आती है। रोशन रियलाइज करता है कि वो किस बारे में बात कर रही होगी और वर्डन चॉकलेट निकालता है और उसके सामने करके पूछता है कि क्या वो इसकी बात कर रही है। वो उससे पूछता है कि क्या वो लेना चाहेगी, और वो उसे पकड़ लेती है और रिप्लाई करती है कि नहीं। इसके बावजूद वो उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि अगर वो उसे देना चाहती है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, और रोशन इस इंटरेक्शन पर उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे ऐसी कोई सेटिंग याद नहीं है। वो नोट करता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे कि ओरिजिनल सेटिंग में कोई बग हो, और वो सोचने की कोशिश करता है कि ये क्या हो सकता है। रोशन फिर जाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे उसकी किताब मिल गई है। हालांकि समय को देखते हुए वो सोचता है कि उसे कुछ फ्लैटरिंग कहना चाहिए। इसीलिए वो उसे बताता है कि एनेक्स में बहुत चॉकलेट है, तो वो समय समय पर आ सकती है। वो एरा को पहले ही बता देगा कि उसे कुछ दे दे। ये सुनकर एवियन थोड़ी हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और रोशन उम्मीद करता है कि वो सच में नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ शिष्टाचार के खाली शब्द थे। एनेक्स वापस हम देखते हैं कि रोशन किताब को 42% तक एनालाइज कर पा रहा है। वो नोट करता है कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये किताब भी ऐसे शब्दों से भरी है जिनका मतलब नहीं निकलता। अब हम सीन चेंज करते हैं एक खुले मैदान की तरफ और हैम्पटन और एरा रोशन की ट्रेनिंग को देखते हैं। हैम्पटन नोट करता है कि रोशन आजकल बहुत बिजी लगता है और वो एनेक्स और लाइब्रेरी भी गया था। एरा कमेंट करती है कि ये सिर्फ आम दौड़ नहीं है, और हैम्पटन उससे पूछता है कि ये क्या है। उसकी बॉडी में बॉडी यूटिलाइजेशन से। एरा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और नोट करती है कि वो उसकी प्रेजेंस भी सेंस नहीं कर सकी। हैम्पटन उससे पूछता है कि क्या वो मेपल एनेक्स जाने के लिए यहाँ आई है, और वो रिप्लाई करती है हाँ। फिर वो पूछता है कि क्या उसे यंग मास्टर को बता देना चाहिए, लेकिन एवियन हैम्पटन को कहती है कि कोई बात नहीं है। हैम्पटन सोचता है कि वो एनेक्स क्यों जा रही है, जबकि एक लाइब्रेरियन हाईएस्ट रैंक्ड मजिशियन होनी चाहिए। वो सोचता है कि क्या वो रॉसन की ग्रोथ को असेस करने आई है, या शायद सक्सेशन वॉर में उसकी हेल्प करने। लेकिन वो इस बात को डिस्कार्ड कर देता है क्योंकि लाइब्रेरियंस को न्यूट्रल रहना चाहिए। एवियन कमेंट करती है कि रॉसन उस अफवाह से अलग लगता है जो उसने सुनी थी। एरा फिर एक चॉकलेट निकालकर एवियन को देती है और बताती है कि रॉसन ने उसे ये देने को ऑर्डर दिया था अगर वो कभी यहाँ आई। एवियन कुछ नहीं कहती और एरा कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि उस जैसे किसी को चॉकलेट पसंद होगा, और वो उसे ये सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि रॉसन ने कहा था। इसी बीच सोचते हुए कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उनका रैंक भी कंसिडर करना चाहिए, और एवियन जैसी लाइब्रेरियन के लिए इसे बेइज्जती समझा जा सकता है। लेकिन वो चॉकलेट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो रॉसन की सिंसियरिटी को सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकती। एवियन एरा को देखती है और सोचती है कि रॉसन क्या सोच रहा था जब उसने एरा को चॉकलेट देने का ऑर्डर दिया था, और सवाल करती है कि उनका आपस में कैसा रिश्ता है। अब 3 दिन बाद रॉसन ने आखिरकार बेसिक्स ऑफ मैजिक इजी माना कल्टीवेशन को एनालाइज कर लिया है, और ये उसके दिल पर छप जाता है। वो स्मग करता है, सोचते हुए कि उसने आखिरकार इजी माना कल्टीवेशन में महारत हासिल कर ली है। लेकिन अचानक उसके शरीर के अंदर कुछ होता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। वो नोट करता है कि उसका माना ओवरफ्लो हो रहा है, और अगर वो फ्लो को सही ढंग से नहीं पढ़ता तो उसका दिल फट जाएगा। रॉसन रियलाइज करता है कि उसे अपनी डिवाइन आई से फ्लो को पढ़ना जरूरी है, और ये ऐसी दुनिया है जहां अगर किताब को सही ढंग से एनालाइज नहीं किया गया तो कोई भी मर सकता है।
लेकिन क्योंकि उसका माना अभी भी ठीक है, वो फोकस करना शुरू करता है। अब फास्ट फॉरवर्ड और शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि रोशन नॉर्मल हो गया है। उसे एक मैसेज मिलता है कि इजी माइना कल्टीवेशन के प्रभाव के कारण जो सेटिंग्स दिखाई नहीं दे सकती थीं, अब वो विजिबल हैं। और इसके साथ ही रोशन सोचता है कि उसे समझ में आना चाहिए कि उसे एवियन से जुड़ी प्लॉजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ अजीब क्यों महसूस हुआ था। उसके कैरेक्टर सेटिंग्स में हम देखते हैं कि उसे चॉकलेट्स पसंद है और रोशन को याद आता है कि ये तब की बात है जब उसने अपने दोस्त के बेटे की बेबी सिटिंग की थी। उसके बच्चों ने उसकी किताब में कुछ सेटिंग्स स्क्रिबल कर दी थीं, इसलिए एवियन को चॉकलेट्स पसंद हैं। और इस तरह वो आखिरकार उसके अजीब एक्शंस को समझ जाता है। अचानक कोई रोशन को कहता है कि फोकस करने से तुमसे अच्छा फायदा नहीं होगा। और रोशन नोट करता है कि वो आग से घिरा हुआ है और सोचता है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो नोट करता है कि आग गर्म नहीं है और उसमें एक छायादार आकृति देखता है और हैरान होता है कि वहां कौन है। लाल बालों वाली लड़की उसे सुअर बुलाती है और हम देखते हैं कि ये उसकी बड़ी बहन पर्सम है, जो रोशन से पूछती है कि वो फोकस करने का दिखावा क्यों कर रहा था, क्या उसे मरने की इच्छा है। रोशन को याद आता है कि वो 3 एट्रीब्यूट्स वाली एक पागल मजिशियन है और वो सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। वो रोशन को काटने के बारे में सोचते हुए टर्न ऑन होना शुरू कर देती है, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रही है। जबकि रोशन नोट करता है कि उसके शौक काफी खराब हैं। पर्सम फिर से रोशन से पूछती है कि वो फोकस करने का दिखावा क्यों कर रहा था, और जब वो लगभग माफी मांगने ही वाला था, वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि पर्सिया कमजोर और दयनीय लोगों से नफरत करती है। अगर उसने अभी माफी मांगी तो वो उसके हाथ और पैर काट देगी। और इस तरह वो रियलाइज करता है कि ये पर्सिया की तरफ से किसी तरह का टेस्ट है। रोशन रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ फोकस करने का दिखावा नहीं कर रहा था। और पर्सी पूछती है कि वो क्या था। अपनी मर्जी से कुछ कहने के बावजूद रोशन अभी भी डरा हुआ है, लेकिन वो इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है और पर्सी को बताता है कि उसे शक है कि उसकी एबिलिटीज इतनी कम है। वो रोशन को बोलते रहने को कहती है और रोशन आगे कहता है कि उसे यकीन है कि वो जानती थी कि वो असल में फोकस कर रहा था, और उसने जो कहा उससे उसे लगता है कि वो जानना चाहती थी कि क्या वो झूठी माफी मांगेगा। ये सब सुनकर वो जोर से हंस पड़ती है और रोशन सोचता है कि क्या ये काम कर गया। वो सच में हैरान है कि उसके बदलाव के बारे में अफवाह सच थी। और रोशन रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ एक इंसान के रूप में ढलने की शुरुआत कर रहा है। और पर्सिया पूछती है कि क्या इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई। वो रिप्लाई करता है कि जब आप सोचते हैं कि बहुत देर हो गई है, वो वक्त होता है जब आप उसे सबसे तेजी से कर सकते हैं। अचानक रोशन के सामने एक विशाल आग का सांप अपीयर होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सियस है, जो रोशन को बताती है कि जब वो सोचता है कि बहुत देर हो गई है, तो बहुत देर हो जाती है। आग का सांप रोशन को पकड़ लेता है और वो उसे बताता है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो पेट्रियार्क नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपनी क्षमता जानता है, लेकिन वो उसकी मदद कर सकता है जो पेट्रियार्क बनेगा। पर्सिया को यह सुनकर बेहतर महसूस होता है और वो रोशन को आगे बढ़ने को कहती है। वो आगे कहता है कि वो कम से कम एक छोटा वेरिएबल बन सकता है, लेकिन पर्सिया पूछती है कि क्या उस जैसे कचरे के लिए कोई उपयोग भी है। और रोशन रिप्लाई करता है कि ये उसे इस्तेमाल करने वाले की एबिलिटीज पर निर्भर करता है। ये ऐसा है जैसे एक सिंगल पेन दुनिया को बदल सकती है। वो फिर सवाल करती है कि वो किसका वेरिएबल बनना चाहता है, और रोशन रियलाइज करता है कि वो पूछ रही है कि वो किसका सपोर्ट करेगा। वो रिप्लाई करता है कि वो अपने बड़े भाइयों या बहनों को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए उसे ये भी नहीं पता कि कौन पेट्रियार्क बनेगा। लेकिन रोशन जानता है कि जो अगला पेट्रियार्क बनेगा वो है ईविया, द लास्ट आर्किन। लेकिन वो पर्सिया को बताता है कि वो जानती है कि वो उनकी दूसरी सबसे बड़ी बहन से डरती है। वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि सांप भी उतना ही घबरा जाता है। और रोशन नोट करता है कि आग ज्यादा गर्म हो गई है, लगभग ऐसा जैसे वो जिंदा जल रहा हो। पर्सिया उसे बताती है कि उसने उसे सुना क्योंकि वो प्यारा था, फिर भी वो ऐसी बकवास कर रहा है। लेकिन रोशन उसे बताता है कि वो जानती है कि उसे झूठ से नफरत है, और वो अपने सामने कठोर सच बताने से ज्यादा इज्जत से गर्दन झुकाने से नफरत करती है। और वो उसका दयनीय सबसे छोटा भाई के रूप में याद नहीं रहना चाहता। आग गायब हो जाती है जब रोशन उसे बताता है कि वो उसकी शान के आगे झुक सकता है, लेकिन उसकी ताकत के आगे नहीं। वो ये भी उम्मीद करता है कि वो उसे माफ करेगी क्योंकि उसने सच बोला था। लेकिन वो उसे डम्बैस बुलाती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में किसी तरह की चमकदार नीली गेंद है। फिर वो सीधे उसके पेट पर मारती है, जिससे वो थूक खांसता है। रोशन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे बोलिंग बॉल से मारा गया हो। हालांकि वो ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि ये सिर्फ एक सेब था। उसकी बिगिनर कॉम्बैट मैजिक ने उसके दिल को हाई लेवल मैजिक से बचाया, और उसे एक नई एबिलिटी भी मिलती है, रेजोल्यूट विल पावर। और वो हैरान है कि उसे सिर्फ सेब से मार खाने से एक स्किल मिल गई।
इसी बीच पर्सिया रोशन को ये जल्दी से खाने को कहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। वो जाते हुए उसे सेब खाने को कहती है क्योंकि उसे ये रास्ते में मिला था, और रोशन इस बारे में थोड़ा उलझा हुआ है। अपनी डिवाइन आई से वो नोट करता है कि ये कार्डिया है, एक माना एलेक्सिर। इसे देखते हुए रोशन सोचता है कि उसे यकीन है कि ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि वो मेडिन क्लैन का सबसे छोटा बेटा है, और प्रोटैगनिस्ट पर इतनी ज्यादा किस्मत की बारिश होती है कि कार्डिया खाना उसके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि बेहतर होगा कि वो खुद की तुलना उससे न करे। अब पर्सिया के कमरे में वापस वो रोशन को एक प्यारा बच्चा बुलाती है, 9 साल की उम्र में खुद ही फर्स्ट सर्कल बना पाने के लिए। और अगर उसने सच में इतने समय तक पागल होने का दिखावा किया, तो वो सच में एक चालू सांप है। वो अपनी डेस्क पर टैप करती है और दावा करती है कि उसे उस जैसे लोगों की जरूरत है ताकि वो अपनी दूसरी बहन से लड़ सके। एक डरपोक जो डर से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन ये भी जानता है कि खुद को कैसे छिपाना है। फिर भी उसके पेट्रियार्क बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता सीमित है। वो उसे एक अच्छा मोहरा बुलाती है, लेकिन एक जो पेट्रियार्क नहीं बन सकता। वो फिर अपनी शैडो सैंडो को बुलाती है और उसे अफवाह फैलाते रहने का ऑर्डर देती है कि रोशन एक पागल है, ताकि कोई भी उसे उससे छीन न ले। और अगर वो कर सकती है, तो उसे दूसरे भाई बहनों से मिलने से रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन उसे जाहिर नहीं होना चाहिए। और अब पर्सिया सोचती है कि क्या रोशन सच में कार्डिया खा लेगा, और इस वजह से वो सैंडो को उस पर गौर करने को कहती है, क्योंकि ये बुरा होगा अगर वो उसे खाते वक्त फंस जाए या कुछ हो जाए। और सैंडो कमेंट करती है कि वो उसे पसंद करने लगी होगी। पर्सिया रिप्लाई करती है कि ये एनॉयिंग होगा अगर लोग कहते हैं कि उसने उसे मार दिया, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर वो इसे नहीं खाता है क्योंकि वो डम्बैस होगा, जो उसे प्लेट पर दी गई चीज को भी नहीं खा सकता, तो उसे एक हाथ या पैर काटने का हक होगा। रोशन के पास वापस वो केरेटन को देखकर नोट करता है कि ज्यादा कंजम्पशन से मौत हो सकती है, और एक आइस मजिशियन उसे बहुत बड़ी मदद कर सकता है। रोशन नहीं जानता कि उसे कंज्यूम करने की सही मात्रा क्या होगी। हालांकि वो सोचता है कि पर्सिया ने उसे ये क्यों दिया, शायद ये कहने की वो इक्वल है, लेकिन वो इसे डिस्कार्ड कर देता है क्योंकि थर्ड लेडी ऐसी इंसान नहीं है। ये शायद उसकी जिज्ञासा के कारण या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अच्छा लगा। लेकिन अगर वो उसे सही तरह से अब्सॉर्ब करता है और ग्रो करता है, तो वो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसे नहीं पता कि वो उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे अपने पास रखेगी या फेंक देगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो उसे नहीं खाता है, तो वो उसका हाथ या पैर काट देगी, इसलिए उसे इससे गुजरना ही होगा। लेकिन वो नोट करता है कि उसके लिए उसे एक आइस मजिशियन की मदद की जरूरत होगी। एवियन उसके दिमाग में आती है, सोचते हुए कि अच्छा होगा कि वो उसे ढूंढे। लेकिन वो चिंता करती है कि शायद वो उसे मार दे, क्योंकि वो उसे चाहती है। और वो फिर कह सकती है कि वो कंजम्पशन से मर गया और उसने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाई, और आखिरकार उसे कार्डिया मिल जाएगा, जो उसके लिए सबसे बुरा सिनेरियो होगा। जब वो ये सब चिंता कर रहा होता है, उसके दरवाजे पर नॉक होता है, और हम देखते हैं कि ये एवियन है, जो रोसिन से अंदर आने की परमिशन मांगती है। रोसिन नोट करता है कि वो अब कार्डिया छिपा नहीं पाएगा, क्योंकि उसे कार्डिया से निकलने वाले माना को तुरंत महसूस करना चाहिए। वो उसे अंदर आने को कहता है और एक प्लान बनाने का सोचता है। दोनों टेबल के आसपास बैठते हैं और रोसेन उसे बताता है कि वो उसे छिपाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि वो देख सकती है, ये कार्डिया है, जिसे वो भी पहचान लेती है। रोसेन फिर उसे ट्रेड की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बारे में वो पूछती है कि किस तरह का। रोसेन रिप्लाई करता है कि वो कार्डिया खुद से कंज्यूम नहीं कर सकता। वो उससे ऐसा करने में उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि वो एक लाइब्रेरियन है और उसे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में उनकी सक्सेशन बैटल में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि रोशन उसे बताता है कि वो उसे हिस्सा लेने के लिए नहीं कह रहा है। वो सिर्फ मैजिशियन के रूप में ऊंचा उठना चाहता है, मैजिक की इच्छा को विरासत में पाने वाला बनकर। एवियन नोट करती है कि मैजिक की इच्छा का जिक्र करना एक मैजिशियन का मॉडल एग्जाम्पल है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि कोई सच में सेवेंथ यंग मास्टर के बारे में मैलिशियस अफवाह फैला रहा है। रोशन ये भी दावा करता है कि उसे पेट्रियार्क बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि एवियन कहती है कि उसने सुना है कि मेटन फैमिली के सदस्य अपनी जिंदगी पेट्रियार्क बनने के लिए समर्पित कर देते हैं। रोशन कहता है कि इसका उसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी पर्सनल एप्टीट्यूड बढ़ाना चाहता है। लेकिन एवियन अभी भी मना कर देती है और उसे सेंट्रल से मैजिशियन से मदद मांगने को कहती है। लेकिन रोशन उसे बताता है कि वो उन पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें उसके भाई बहन पहले ही खरीद चुके हैं। वो उससे उस पर विश्वास करने की रिक्वेस्ट करता है और जोर से कहता है कि ये इसलिए है
क्योंकि वो अपनी कमजोर माँ को बचाना चाहता है। ये सुनकर एवियन हैरान हो जाती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे अपने अतीत की एक घटना याद आती है, जहां एक गार्ड एक बच्चे की मां को टैक्सेस ना देने के कारण घसीट कर ले जा रहा था, जबकि वो बच्चा रो रहा था और गार्ड को उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। गार्ड गुस्सा हो जाता है और तलवार निकालकर बच्चे को मार देने चला जाता है, लेकिन उसकी मां उसे बचाने के लिए ढाल बनकर बीच में आ जाती है और उसके पेट में चाकू घुस जाता है। बच्चा अपनी मां के लिए रोता है। इसी बीच गार्ड के लिए ये सिर्फ एक अप्रसन्न पल है। जब भीड़ इस सीन पर कमेंट करती है, हम देखते हैं कि एवियन उनके बीच में हैरान खड़ी है। वो गुस्सा हो जाती है और राजा और उसके गार्ड्स का सामना करती है, और जैसे ही गार्ड उस पर हमला करता है, वो उन सभी को जमा देती है। ये उसे रोशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो अपनी पूरी जिंदगी मॉनिटर किया गया है और त्यागी गई एक्स सर्वेंट कॉन्क्यूबाइन जिसे क्लान ने छोड़ दिया है। सबसे छोटा बेटा को एक्ट करना पड़ा और खुद को नीचा दिखाना पड़ा, और वो सच बोल रहा था जब उसने कहा कि वो अपनी माँ को बचाना चाहता है। लेकिन वो इसे असंभव मानती है क्योंकि सक्सेशन कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो सिर्फ कम ओरिजिन्स वाला एक डम्बैस है। वो रोशन के सपने को असंभव बुलाती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि भले ही ये असंभव हो, ये गलत नहीं लगता। एक सपने को सपना होने के लिए संभव होना जरूरी नहीं है। वो मानती है कि उसके पीछे भागने की प्रक्रिया ही सपना है। इस तरह वो फिर से उसे बताती है कि वो सिर्फ इसलिए मदद नहीं कर रही क्योंकि वो उसे चॉकलेट्स देता है या कुछ और रोशन उसके जवाब से खुश हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि वो कंजम्पशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एवियन एक्सप्लेन करती है कि वो कार्डिया के कंजम्पशन पर जो मैना बाहर निकलेगा उसे जमा देगी। फिर वो उसे धीरे धीरे पिघलाएगी ताकि उसका दिल उसे अब्जॉर्ब कर सके, और साइड इफेक्ट के रूप में उसका शरीर जम सकता है। लेकिन अगर वो लकी रहा तो वो कुछ महीनों में पिघल जाएगा, लेकिन अगर वो अनलकी रहा तो इसमें कुछ साल लग सकते हैं, और अगर वो सच में अनलकी रहा तो सीधे मर जाएगा। रोशन ये सुनकर डर जाता है और सोचता है कि एवियन को ऐसी बातें शांति से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो उसे आश्वासन देती है कि वो काफी कॉम्पिटेंट हैं। वो पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो, और रोशन को शक होने लगता है और वो उसे कंज्यूम करने को टाल देने का सोचता है, लेकिन इस विचार को डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में सक्सेस रेट ज्यादा होता है और एवियन की पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर्स दूसरों के प्रति कंसिडरेट होते हैं। वो उसे बता रही है कि ये खतरनाक है, इसलिए वो सिर्फ इसे हाई चांस ऑफ सक्सेस वाली लॉटरी समझने का फैसला करता है। इस तरह वो उसे शुरू करने को कहता है। एवियन उसे बताती है कि वो अभी भी एक मैजिशियन है, और क्योंकि वो उसे हायर कर रहा है, उसे दिखावे के लिए उसे कॉम्पेंसेट करना होगा। हालांकि वो दावा करती है कि ज्यादा नहीं होगा, और क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए है, 24 चॉकलेट्स उसके लिए काफी होंगे। अब हम सीन चेंज करते हैं पर्सिया के पास, और पता चलता है कि रोशन ने कार्डिया खा लिया है, और उसकी शैडो उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने लाइब्रेरियन एवियन से मदद भी ली है। वो ये सुनकर थोड़ी हैरान है, और उसकी शैडो दावा करती है कि रोशन ने उसका दिल जीत लिया है। पर्स पूछती है कैसे, लेकिन उसकी शैडो रिप्लाई करती है कि वो पता नहीं लगा सकती क्योंकि एवियन की सेंसेस को धोखा देना उसके लिए संभव नहीं था। ये सब सुनकर वो इंट्रीग्ड हो जाती है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है कि उसके सबसे छोटे भाई के पास एवियन का दिल पिघलाने जैसा ड्रम कार्ड था, और उसने जो कार्डिया दिया था वो स्पेशल प्रीमियम क्वालिटी का था। एवियन की क्षमता के मैजिशियन के बिना वो उसे खाकर मर जाता, और वो बेट लगाती है कि रोशन को पहले से ही पता था कि एवियन लार्वियन है, जिससे उसकी शैडो अग्री करती है। और जिस तरह से उसकी शैडो बात कर रही है, वो अज्यूम करती है कि रोशन ने इसे पहले ही सफलतापूर्वक कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी शैडो कहती है कि भले ही ये सच हो, कुछ अजीब है। और पर्सिया पूछती है वो क्या। उसकी शैडो रिप्लाई करती है कि सेवेंथ यंग मास्टर का शरीर बहुत ज्यादा मजबूत लगता है, जो पर्सियों को हैरान कर देता है। और उसकी शैडो दावा करती है कि एवियन जैसी आइस मैजिशियन भी शॉक थी, और जिस रेट से वो जमे हुए मैना को एब्जॉर्ब कर रहा है वो अनबिलीवेबल है, और फिर भी उसकी दिल की धड़कन और टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है। पर्सिया रिप्लाई करती है कि इसका मतलब है कि उसका दिल भी उतना ही मजबूत है। आखिरकार वो भी एक मेडन है। फिर वो सैंडो से पूछती है कि उसे कितना समय लगेगा पूरी तरह से मैना को एब्जॉर्ब करने में, जबकि आमतौर पर इसमें 3 साल लगते हैं। लेकिन वो अज्यूम करती है कि रोशन इसे 1 साल में कर सकता है। लेकिन सैंडो रिप्लाई करती है कि उसके करंट रेट पर 3 हफ्ते काफी होंगे। ये सुनकर पर्सिया स्पीचलेस हो जाती है। अब रोशन के पास वापस जहां वो सोते हुए अचानक जाग जाता है, और हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर नीला चमकने लगता है, और वो हांफते हुए दावा करता है कि उसका शरीर बहुत गर्म है। रोशन फिर रात को दौड़ने के लिए बाहर निकलता है, और नोट करता है कि घंटों दौड़ने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं थका है। सूरज निकलता है और रोशन को अपना शरीर विग्रस महसूस होता है, जैसे कि उसका दिल मैना ओवरफ्लो होने से फटने वाला हो।
वो हैम्पटन को आवाज़ देता है जो अभी ही जागा है और रोशन उसे वाटरफॉल गार्डन दिखाने का ऑर्डर देता है। फिर वो उस पर चढ़ना शुरू कर देता है और नोट करता है कि ये बहुत बेहतर है क्योंकि वो सिर्फ दौड़ने से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। फिर वो हैम्पटन को लगभग 10 किलो के कुछ वेट्स लाने का ऑर्डर देता है और फिर वेट्स के साथ चढ़ना शुरू कर देता है और उसकी रेज़ोल्यूट विल पावर एबिलिटी भी उसके साथ ट्रेन होना शुरू हो जाती है। उसकी एबिलिटी वेट यूटिलाइजेशन भी एक प्रोफिशिएंट में लेवल अप हो जाती है और रोशन नोट करता है कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। फिर वो हैम्पटन को वेट्स 20 किलो तक बढ़ाने का ऑर्डर देता है, जो उसे हैरान कर देता है। फिर एक हफ्ते बाद वो उसे वेट्स 30 किलो तक बढ़ाने का ऑर्डर देता है। एक और हफ्ते बाद वो फिर हैम्पटन को अपना वेट बढ़ाने का ऑर्डर देता है, इस बार 50 किलो से, और हैम्पटन उसे बताता है कि भले ही वो उसके जुनून की तारीफ करता है, लेकिन अगर वो अपने शरीर पर ज़्यादा जोर देगा, तो ये उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन रोशन मुस्कुराता है और उससे कहता है कि ये ठीक है, क्योंकि उसने हाल ही में ज़्यादा सोया भी नहीं है, फिर भी उससे और भी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। अब पर्सिया के ऑफिस में सैंडो उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने कार्डिया का पूरा मैना एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके शरीर को सच में मॉन्स्टर्स बताती है, और ये भी कि रोशन रोज वाटरफॉल गार्डन पर नंगे हाथ वाटरफॉल चढ़ रहा है। पर्सा पूछती है कि क्या वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, और सैंडो रिप्लाई करती है कि वो कॉम्बैट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा लगता है। पर्सा कमेंट करती है कि कॉम्बैट मैजिक की शुरुआती ग्रोथ तेज होती है, लेकिन उसकी एक स्पष्ट सीमा है, इसलिए रोशन को सिर्फ एक छोटे वेरिएबल के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। सैंडो फिर ऐड करती है कि वो रोज 50 किलो वेट्स पहनकर चढ़ रहा है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि ये सिर्फ 5 किलो था। और सैंडो ऐड करती है कि वो 30 मीटर ऊंचे वाटरफॉल को 5 मिनट से कम समय में चढ़ सकता है। पर्सिया हंसती है और कहती है कि वो एनर्जी से भरा होगा और सोचती है कि वो कितने दिन तक बचेगा। सैंडो दावा करती है कि इस रेट पर वो 3 महीने में मर जाएगा क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा मैना है। अपने शरीर को बचाने के लिए स्पेशल पावर के बिना वो फट जाएगा, लेकिन अगर पर्सिया उसकी मदद करे तो वो बच सकता है। लेकिन वो नहीं चाहती क्योंकि उसे कार्डिया देना काफी था, और इसलिए वो देखने का इंतजार कर रही है कि वो कैसे बचता है। लेकिन अगर वो मर जाता है तो पर्सिया को कम से कम उसे ये बताने के लिए मजबूर करना चाहती है कि उसने एवियन को कैसे मनाया। अब रोशन के पास वापस जो अपने बालों को स्टाइल कर रहा है, और फिर हमें उसके शरीर का पूरा व्यू मिलता है जो मैना को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत बदल गया है। फिर वो अपनी माँ से मिलता है। जब एरा उन्हें चाय देती है, सोसो चिंतित है कि उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद ये कम होने लगा है। कि हाँ, लुक्स इम्पोर्टेंट है लेकिन उसकी हेल्थ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रोशन उसे विश्वास दिलाता है कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी है। फिर सुसु एरा की तारीफ करती है कि वो चाय बनाने में हर दिन बेहतर होती जा रही है। वो ये तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और मुस्कुराती है और उसे थैंक्स कहती है। साथ ही कहती है कि वो भी दिन ब दिन खूबसूरत लग रही है। रोशन ये भी नोटिस करता है कि एरा अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है, लेकिन उसे यकीन है कि ये एक अच्छी बात है और उसकी माँ का ऑरा भी हल्का हो गया है, जिससे लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब रात में अपने कमरे में वापस आकर वो देखता है कि हाइफन कैलेंडर के हिसाब से आज दिसंबर 20th है और जल्द ही दिसंबर 24th होगी। दिसंबर 24th स्टालांचो ईव है। इसका मतलब है एक सितारे के जन्म से पहले की रात। और यहाँ सितारे का मतलब उस शख्स से है जिसने सभी डेमी ह्यूमंस और एलिमेंटल ट्राइब्स को इकट्ठा किया और पहला ह्यूमन एम्पायर बनाया, एम्परर हाइएन। साफ साफ कहें तो दिसंबर 24th एम्परर हाइएन के जन्म से एक दिन पहले का दिन है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जरूरी बात कहीं और है। उसकी सेटिंग्स के मुताबिक रूडिया को दिसंबर 24th को वेस्ट गेट पर आना चाहिए। वो एक फायरकिन है, जादूगरों की पैदाइशी दुश्मन, क्रिम्सन स्लॉटरर, एक हाथ वाली महान जादूगर। रूडिया को दिसंबर 24th को बेइज्जती झेलने के बाद मेडन के मशहूर क्लैन के वेस्ट गेट से निकाल दिया जाएगा, और भले ही उसने इसे पूरी तरह से नहीं लिखा था, वो प्रेशर में फंस जाती है, जिससे वो अपना एक हाथ खो देती है। फिर रूडिया उस क्लैन के खिलाफ दिल में नफरत पाल लेती है और काइसन के खास साथियों में से एक बन जाती है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फायर के नाम की एक खास ताकत है। काइसन उसके साथ आग का एक पैक्ट बनाता है और वो दोनों साथ में जंग के मैदान में घूमते हैं। ये सब सोचकर रोशन को लगता है कि कितना अच्छा होगा अगर वो कम से कम फायर चैलिस हासिल कर पाए, जो एक आर्टिफैक्ट है जो उसे रूडिया से मिलता है। अचानक रोशन देखता है कि कोई उसके कमरे में स्टेल्थ मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, और बिवाइन आय उसे दिखाती है कि वो सैंडो है, थर्ड यंग लेडी शैडो। वो नर्वस होने लगता है और सोचता है कि वो यहाँ कब से है, और फैसला करता है कि बेहतर होगा अगर वो ऐसा दिखाए कि उसने नोटिस नहीं किया है। और अगर वो अपनी डिवाइन आई को डिसेबल कर दे तो वो उन्हें नहीं देख पाएगा।
लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो एक एरर आ जाता है कि क्योंकि वो इजी माना कल्टीलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, वो डिवाइन आई को डिसेबल नहीं कर सकता और ज़बरदस्ती ऐसा करने से माना ओवरफ्लो हो सकता है। इसलिए वो बस सो जाने का नाटक करता है और सोचता है कि वो खुद ही चली जाएंगी। सैंडो उसे सोते हुए और साथ ही माना कल्टीवेशन करते हुए देखकर चौंक जाती है, क्योंकि कल्टीवेशन एक बहुत ही प्रिसीजन टेक्निक है, तो एक छोटा सा असर या दिमाग का भटकना भी मौत का कारण बन सकता है। फिर भी रोशन माना कल्टीवेट करते हुए सोया हुआ है, जो उसके लिए सारे लॉजिक के खिलाफ है, और वो सोचती है कि क्या उसे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। वो जानती है कि रोशन ने स्टारलाइट लाइब्रेरी से माना कल्टीवेशन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली है, जिसे उसने निकलने वाली एनर्जी के कारण हाई लेवल नहीं माना था। फिर भी कल्टीवेशन जारी है जबकि उसका माना स्टेबल है। उसने भी किताब के पन्ने पलटे थे, लेकिन वहां माना कल्टीवेशन टेक्निक का कोई निशान नहीं था। रोशन ईवियान की मदद से एरा से माना को सफलतापूर्वक अब्जॉर्ब कर पाया था, और उसने एक बड़ा फिजिकल चेंज देखा। वो अंदाजा लगाती है कि उसने अपने शरीर से माना को अपने दिल में इकट्ठा किया, लेकिन वो उसके दिल में कोई भी समस्या देखने में नाकाम रहती है, और वो असल में कुछ ज्यादा ही हेल्दी लगता है। और असल में उसका माना समय के साथ और भी स्टेबल हो रहा है। उसने अभी तक सेकंड सर्कल भी नहीं बनाया है, ना ही उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे ट्रांसप्लांट किया है, जो उसके दिल की मजबूती को बहुत ही असामान्य बनाता है। और इसलिए वो कल इस सब के लिए एक फॉर्मल रिपोर्ट सबमिट करने की तैयारी करने के लिए निकल जाती है। इस बीच रोशन सोचता है कि क्या वो चली गई। अब सीधा 24 दिसंबर की रात पर आते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं। रोशन एरा और हैम्पन को बुलाता है और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है। हैम्पन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और रोशन जवाब देता है कि वो सबसे बाहरी वेस्टर्न गेट पर जा रहे हैं। रोशन जानता है कि मेडन फैमिली में कुल 4 गेट्स हैं, जिन्हें वेस्ट गेट कहा जाता है। सबसे बाहरी वेस्ट गेट, जैसा कि नाम है, सबसे दूर वाला है, और आज रूडिया द क्रिम्सन स्लॉटरर, जादूगरों की पैदाइशी दुश्मन, यहाँ आएगी, और रोशन उससे मिलने का प्लान कर रहा है। फिर हम एक हुडेड इंसान को हाँफते हुए देखते हैं जब गार्ड्स उन पर हमला कर रहे होते हैं, और पता चलता है कि ये रूडिया है, जो लगता है पहले ही गार्ड्स के साथ झड़प में पड़ चुकी है, क्योंकि वो दावा करती है कि वो उन सबको मार डालेगी। और हालात देखकर रोशन सोचता है कि क्या उसे आने में बहुत देर हो गई। रास्ते में हैम्पन उससे पूछता है कि क्या वो सिक्स्थ यंग मास्टर के घर जा रहा है और उसने बहुत सारा पैरालाइजिंग पॉइजन तैयार किया है। रोशन जवाब देता है कि वो नहीं जाएगा, और हैम्पन ये सुनकर निराश लगता है। रोशन उससे पूछता है कि क्या वो परेशान है। वो घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं है। गेट पर हम देखते हैं कि गार्ड्स रूडिया से लड़ रहे हैं, जो उन्हें मारने के लिए तैयार लग रही है। रूडिया को पहली बार देखकर रोशन को याद आता है कि उसने उसे बेहद सिंपल माइंडेड बनाया था, जो उसके हिसाब से काफी लापरवाही थी। जब हैम्पन सोचता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ है, रोशन नोट करता है कि इस वक्त उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए वो हैम्पन को पैरालाइजिंग पॉइजन स्प्रे करने का ऑर्डर देता है। वो रूडिया को टारगेट सेट करता है और हैम्पन से कहता है कि उसे हर कीमत पर पैरालाइज करना है। हैम्पन फिर पॉइजन उसकी तरफ फेंकता है, और रूडिया को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और वो चिल्लाती है कि वो उन सबको जलाकर राख कर देगी। पॉइजन की शीशी टूट जाती है और जहर फैल जाता है। इसका असर उस पर तुरंत होता है, और हम उसे नीचे गिरते हुए देखते हैं। रोशन तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और सोचता है कि उसे इस सिचुएशन को जल्दी से समझना होगा, लेकिन अचानक एक गार्ड पीछे से रोशन का कंधा पकड़ लेता है। वो बदतमीजी से उसकी पहचान पूछता है और सवाल करता है कि वो अंदर कैसे घुसा। रोशन जवाब देता है कि वो अंदर से चलकर बाहर आया है, इसलिए उसे खुद को संभालना चाहिए। आखिर वो कैसा गार्ड है जिसने ऐसा होने दिया। रोशन उसकी स्किल्स को बहुत खराब बताता है, क्योंकि आउटर मोस्ट वेस्ट गेट के गार्ड्स को क्लैन का जादूगर भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन असल में रोशन जानता है कि गेट कीपर कमजोर नहीं है, बल्कि रूडिया ही है जो बेहद ताकतवर है। जैसे ही गार्ड सोच रहा होता है कि रोशन कौन है, रोशन उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने वाला है। गार्ड उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अपनी पहचान बतानी होगी। हैम्पन बीच में आता है और रोशन की बढ़ाई करता है, और गार्ड को शान से उसका स्टेटस समझाता है। रोशन को लगता है कि हैम्पन इस तरह बोलकर उसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ाई कर रहा है, और हैम्पन आखिर में आखिरी हिस्से पर आता है और उसे सेवेंथ यंग मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन गार्ड उन पर विश्वास नहीं करता और पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। वो दोनों को बेवकूफ कहता है, और कहता है कि वो यंग मास्टर रोशन का चेहरा तक नहीं जानते, क्योंकि वो उनके जितना हैंडसम नहीं दिखता। ये सुनकर रोशन सोचता है कि ये तारीफ थी या बेइज्जती। रोशन उसका नाम पूछता है ताकि वो उसे जरूर याद रखे, और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि कोई मेडन मैंशन से बाहर आकर सेवेंथ यंग मास्टर का होने का नाटक करेगा। यंग मास्टर। गार्ड उसकी बात से अग्री करता है, और रोशन कहता है कि सब जानते हैं कि सेवेंथ यंग मास्टर एक ड्रॉप केक और एक पिग है, लेकिन फिर भी क्या उसे सच में लगता है कि वो ये बात जाने बिना उसकी नकल कर रहा होगा।
ऐसा तभी हो सकता है अगर उसकी मरने की इच्छा हो। हालांकि हैम्पटन के लिए रॉसन हमेशा से कूल लगता था। रॉसन उसे कहता है कि सेंट्रल से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करे, जो गार्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉसन कहता है कि अगर वो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर लेते हैं तो उसे उस पर विश्वास न करने के घमंड की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गार्ड को आखिरकार उस पर विश्वास हो जाता है और वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, लेकिन वो अभी भी रॉसन से पूछता है कि वो उस लड़की को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। दूसरी तरफ रॉसन ने नहीं सोचा था कि गार्ड उसे इतने सारे सवाल पूछेगा, इसलिए वो ब्लश करता है और गार्ड को कहता है कि वो उसे ले जा रहा है क्योंकि वो सुंदर है, और उसकी ये हरकत एरा को बिल्कुल शांत और कंफ्यूज्ड कर देती है। अब फास्ट फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि रूडिया पूरी तरह बंधी हुई है, जबकि रॉजन और बाकी सब उस पर नजर रखे हुए हैं। फिर उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक वेरिएबल आ गया है जिसने स्टोरी और उसके विश्वसनीय होने पर असर डाला है। इससे रॉसन नोट करता है कि वर्ल्ड ने उसके किए गए छोटे से बदलाव को एनालाइज कर लिया है। अचानक रूडिया उठ जाती है और बोलने की कोशिश करती है, और रॉसन पूरी तरह श्योर ना होते हुए भी सोचता है कि वो जरूर गाली दे रही होगी। और क्योंकि उसने उसके कैरेक्टर को बहुत सिंपल माइंडेड सेट किया है, वो उसे सबसे सिंपल तरीके से ट्रीट करने का फैसला करता है। वो रूडिया को बताता है कि उसने सुना है कि उसके डैड बीमार हैं, इसलिए वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। रॉजन आगे कहता है कि उसकी माँ भी बहुत बीमार थी और वो जानता है कि वो यहाँ क्यों आई है, और उसके रोब को देखकर जिसके चेस्ट पे लेफ्ट साइड में मून है, वो जरूर हियांग की एक मजिशियन है। ऊपर से क्योंकि वो आग का इस्तेमाल कर रही है, वो जरूर एक फायर किन है। हियरिंग ऑल दिस, हैम्पटन सोचता है कि रॉजन को ये सब कैसे पता है, और रॉजन आगे कहता है कि हियांग रीजन ड्रैगन माउंटेन रेंज के ठीक बगल में सदर्न रीजन है, और उसने सुना है कि हाल ही में वहां एक महामारी फैल रही है। एरा भी चुपचाप रॉजन को देख रही है और काफी इंट्रिग्ड है। रॉजन रूडिया को बताता है कि वो जानता है कि उस महामारी को कैसे ठीक करना है, और वो जानता है कि वो मैटन फैमिली के पास बिना किसी प्लान के आई थी, क्योंकि उसे लगा कि उनके पास बीमारी का इलाज है, और अगर वो उसकी बात समझ गई है तो वो 2 बार अपना सर हिलाए, जो रूडिया करती है, और रॉजन एरा को उसके मुंह से वो चीज निकालने का ऑर्डर देता है। रॉजन उससे पूछता है कि क्या वो अब थोड़ा शांत हुई है, और वो उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसकी मदद करेगा। रॉजन को याद आता है कि उसने काइजन से भी ऐसे ही बात की थी, और उससे कहता है कि वो करेगा जैसा कि उसने उससे कहा है। वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेगा, और रॉजन जवाब देता है कि क्या उसे सच में कोई रीजन चाहिए, और रूडिया कहती है कि उसने सुना है कि ऊंचे घराने के लोग बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद नहीं करते, जो उसके डैड ने उससे बताया था। रॉसन फिर उसे सवाल करता है कि जब उसे लगा कि वो बिना मतलब के मदद नहीं करेंगे तो वो उसके घर आई ही क्यों, और वो जवाब देती है कि वो उन्हें उसकी मदद करने के लिए एक रीजन देने वाली थी, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा रॉजन ने सोचा था, क्योंकि उसे याद है कि ये फायर चैलिस है, वो मौका जिसके बारे में काइजन ने कहा था कि ओरिजिनल स्टोरी में मिला था। रॉसन रूडिया को बताता है कि वो उसके पिता को ठीक कर देगा, लेकिन इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जवाब देती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और रॉजन उसे कहता है कि वो उसे बाद में चुका सकती है। तो रूडिया उससे पूछती है कि उसे कितने की जरूरत होगी। रॉसन जवाब देता है कि जब तक वो उसे ठीक नहीं कर देता तब तक उसे पता नहीं चलेगा, जिसके लिए रूडिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा करे, और रॉजन उससे फिर पूछता है कि क्या वो इसे चुका देगी। वो उससे वादा करती है कि वो ऐसा करेगी, और रॉजन उस अच्छी चीज के बारे में पूछता है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, और वो जवाब देती है कि वो उससे वो भी दे देगी। रॉसन नोट करता है कि ये काफी है, और हैम्पटन को कुछ 10 साल पुरानी हर्ब्स लाने और उन्हें पूरे हाई एंड रीजन में फैलाने का ऑर्डर देता है। अगर वो 10 साल पुरानी हर्ब्स को सिल्वर सी के पानी में 18 मिनट तक उबालेगा तो ये हाई एंड रीजन की महामारी को सॉल्व कर देगा। हैम्पटन जवाब देता है कि उसने पहली बार ऐसा प्रोसेसिंग मेथड सुना है, और एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन वो हैम्पटन को उसकी लाइट की एबिलिटी पर शक ना करने को कहता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है, और घुटनों पर बैठकर ये कहते हुए कि वो उसके ऑर्डर्स मानेगा, ये सोचते हुए कि रॉजन सच में बहुत कूल है। एरा भी पूछती है कि क्या वो एक सवाल पूछ सकती है, और रॉसन जवाब देता है कि क्या वो भी क्यूरियस है कि उसने वो प्रोसेसिंग मेथड कैसे सीखा जो कि वो है, क्योंकि वो इससे अपने कॉमन सेंस से नहीं समझ पा रही है। लेकिन वो बस ये जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक मेडन है। वो एक पल के लिए शांत हो जाती है और रॉजन को उसकी टीचिंग के लिए थैंक्स कहती है, और उसके कॉन्फिडेंस को देखती है एरा नोट करती है कि वो लगभग वैसा ही दिखता है जैसा कि पेट्रियार्क अपने बचपन में दिखता था।
रोशन फिर रूडिया को बताता है कि वो उसे अब छोड़ देगा और उसका नाम लेता है, जिससे वो शॉक हो जाती है। वो तुरंत गुस्से में आ जाती है और रोशन से पूछती है कि उसने क्या कहा, क्योंकि उसने उसे अपना नाम कभी नहीं बताया। तो उसे ये कैसे पता, और रोशन को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। रोशन सोचता है कि इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है और पूछता है कि क्या ये अजीब है कि वो उसका नाम जानता है। वो जवाब देती है कि बहुत अजीब। रोशन फिर पूछता है कि उसे 10 साल पुरानी हर्ब्स ऑफर करने के बारे में क्या ख्याल है, भले ही उसने कुछ नहीं किया है, जिस पर वो फिर से अजीब नहीं दिखती है। एक बार फिर रोशन पूछता है कि उसे मेडन क्लैन का राज बताने के बारे में क्या ख्याल है। अब रूडिया घबराने लगती है और फिर से उसे अजीब कहती है। इसलिए रोशन उससे पूछता है कि उसे अपने फायदे की कोई भी चीज़ अजीब क्यों नहीं लगती, और उसे पता होना चाहिए कि उसने अभी उस इंसान के प्रति दुश्मनी दिखाई जो उसका भला कर सकता था। ये सुनकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। रोशन पूछता है कि क्या वो उसके किए सारे एहसानों को कुछ भी नहीं समझ रही है, और रूडिया उसके लिए माफ़ी मांगती है। रोशन ना सुनने का नाटक करता है और रूडिया एक बार फिर माफ़ी मांगती है, लेकिन रोशन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि वो उसे ठीक से सुन नहीं पा रहा है, और रूडिया इस बार ज़ोर से माफ़ी मांगती है, कहते हुए कि ये उसकी गलती थी। इसके साथ रोशन उसकी माफ़ी मान लेता है और कहता है कि उसे यहीं रहना होगा, जिससे रूडिया पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा सकती। रोशन पूछता है कि क्या वो भूल गई कि उसने क्या किया, क्योंकि वो मेडन क्लान में घुस आई थी और गेट कीपर्स पर हमला भी किया था। उसने पूछा कि जब वो यहाँ आई तो गेट कीपर्स ने उससे क्या कहा, और वो जवाब देती है कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसके जैसा कोई नीचा इंसान आ सके, और वो हंसे भी, ये कहते हुए कि उसके पिता के मरने से मेडन क्लैन का कोई लेना देना नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब वो बताती है कि उन्होंने उससे कहा कि वो अपने पिता को मरने दे। वो रोते हुए कहती है कि उसे अपने पिता के साथ खेलना पसंद है, फिर भी उन्होंने कहा कि उसे बस मरने दो। अब रोशन एरा को उसे आज़ाद करने का आदेश देता है, और रोडी रोशन से उसकी पहचान पूछती है और ये भी कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। इस पर रोशन उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर उसे कुछ याद आता है। वो उसे सबसे बुरा बेवकूफ़ समझती है, जिसे जानकर रोशन चिंतित हो जाता है। रुडिया कहती रहती है कि वो एकदम कचरा माना जाता है, लेकिन फिर वो खुशी से कहती है कि वो कचरा नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान है। उसके बर्ताव में बदलाव के साथ रोशन को एक और मैसेज मिलता है जो वेरिएबल में बदलाव के बारे में बताता है। वो सोचता है कि क्या काइसन के मुख्य साथी रूडिया को अपना सहयोगी बनाना उसके लिए सही फैसला था, इसलिए वो एक पल के लिए रुकने का फैसला करता है। अब फास्ट फॉरवर्ड, हैम्पटन रोशन को बताता है कि उसने उसके कहने पर सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली हैं और वो सीधे हयान के लिए निकलेगा। रोशन उसे पूछता है कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, और हैम्पटन बताता है कि वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। फिर हैम्पटन घुटनों पर बैठता है और रोशन से एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगता है और रूटिया की मदद करने का कारण पूछता है। रोशन जवाब देता है कि एक ऐसी बीमारी से मरना शर्म की बात होगी जिसका इलाज हो सकता है, और खासकर तब जब वो उसके पिता हों, क्योंकि उसकी मदद करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हैम्पटन फिर उसे इस सीख के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन रोशन कंफ्यूज हो जाता है कि उसने इससे क्या सीखा। हैम्पटन अंदाजा लगाता है कि वो एक मशहूर क्लैन से हैं, तो शायद उसका मतलब था कि उन्हें कमज़ोर लोगों की मुश्किलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि एक मशहूर जादूगर को अपनाना चाहिए। इससे हैम्पटन को लगता है कि उसे असली रोशनी मिल गई है, और वो रोशन से कहता है कि वो अब चलेगा। वहीं रोशन के लिए ये सब करने का सबसे बड़ा कारण फायर चैलेंज था, लेकिन उसके लिए ऐसा कहना ही बेहतर था। अब 2 दिन बाद कोई आता है और पूछता है कि क्या रोशन ने नया खिलौना उठाया, और हम देखते हैं कि ये पर्सिया है जो रूडिया को देखने के लिए कहती है, सोचते हुए कि वो किस तरह का खिलौना है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, उसे कुछ दिखता है, और रोशन के नए शरीर को देखकर वो उससे उसकी पहचान पूछती है, क्योंकि उनके परिवार के इतिहास में कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं रहा है। रोशन के नए शरीर को देखकर वो उससे उसकी पहचान पूछती है, क्योंकि उनके परिवार के इतिहास में कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं रहा है। पर्से उसे दिलचस्प कहती है, क्योंकि वो हमेशा उसे क्यूरियस बना देता है, हालांकि उसे ये भी महसूस होता है कि वो बहुत सी चीज़ें छिपा रहा है। वो एक तरफ देखते हुए जवाब देता है कि वो खास कुछ नहीं छिपा रहा है, जबकि मन में सोच रहा होता है, सिवाय सच के कि वो इस दुनिया का क्रिएटर है। पर्से उसके करीब आती है और उसका चेहरा पकड़कर पूछती है कि वो इतना क्यूट क्यों हो गया, जबकि लड़कों का चेहरा हैंडसम होना चाहिए। पर्से को महसूस होने लगता है जैसे उसका दिल जम रहा है, और रॉ सेंसिबिलिटी, ज्यादा मजबूत विल पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके शरीर की रक्षा करती है। वो देखती है कि सिर्फ आंख मिलाने से ही उसका मैजिक कॉम्बैट अपने आप एक्टिवेट हो गया, जिससे वो उससे पूछने पर मजबूर हो जाती है कि वो सिर्फ 3 हफ्ते में ऐसा कैसे बन गया। वो उसका सर सहलाने लगती है, क्योंकि उसका चेहरा पास हो गया है, और अगर वो ऐसे ही बड़ा हुआ तो वो एक बहन के नाते उसे ढेर सारा प्यार देगी। लेकिन रोशन उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि उसे उसके प्यार की जरूरत नहीं है, जबकि वो मान रहा होता है कि ये पर्सिया का एक टेस्ट है।
वो पर्सी से कहता है कि वो उसका बड़ा कॉम्पिटिटर या मददगार बनना चाहता है, उसका लाड़ प्यार पाने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर पर्सी कहती है कि वो इस तरह और भी क्यूट लग रहा है, लेकिन उसका सर एक नुकीली चीज पर बहुत अच्छा लगेगा। रोशन डर जाता है और उसे कहता है कि ऐसे भयानक मजाक ना करें, और पर्सी उसे कहती है कि क्या वो सच में सोचता है कि ये मजाक था। लेकिन खैर, वो उसे बताती है कि वो यहाँ उसके नए खिलौने से मिलने आई है। रोशन सोचता है कि क्या ये इसलिए है कि रूडिया के पास टैलेंट है,